देखिए, तो अब मेटल्स में मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कुछ मेटल्स हैं उनके बारे में पढ़ना है आपको, इन मेटल्स के और अलॉय के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली मेटल मैंने करवा दी थी लास्ट क्लास में सिल्वर, और मैं यहां पर दूसरी मेटल लिख रही हूं। देखो सिल्वर में मैंने क्या क्या करवाया। सिल्वर मैंने बताया था बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। सिल्वर के दो और होते हैं, दो एस्क होते हैं, हॉर्न सिल्वर एंड रूबी सिल्वर। और सिल्वर के 3 कंपाउंड होते हैं, ये भी मैं बता चुकी हूं। अच्छा, रीजनिंग के बैच में 7 डेज क्लास करवा दे तो मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। मैं परवेज सर को बोल देती हूँ रीजनिंग के बैच के लिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो आपको क्या पढ़ना है आज, तो दूसरी मेटल आपको पढ़नी है यहां पे गोल्ड। अब किसी का आरआरबी का पेपर है, किसी का नहीं है। अब इसमें हजारों बच्चे हैं इस बैच में, तो मुझे तो उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना। मैं सिर्फ आरआरबी को फोकस नहीं कर सकती ना। ऐसा भी नहीं है कि मैं आरआरबी के चक्कर में जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करवा दूं, बच्चा सोचेगा कि मैम ये क्या कर रही है। तो बेटा पेपर आ गया वो अच्छी बात है, बायो 90% कंप्लीट हो गया, और फिजिक्स भी आपका 90% कंप्लीट हो गया, और मैं कोशिश कर रही हूं केमिस्ट्री भी आपका 90% कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। तो जैसे मैं पढ़ाना चाहती हूं, मुझे प्लीज मत बोलो बार बार कि ऐसे करा दो, हमारा पेपर है आरआरबी जेईई का। तो मैं क्या करूं, इसमें आपका पेपर है तो मैं पढ़ा तो रही हूं, और क्या करूं मैं, आप घर आके थोड़ी पढ़ाऊं आपके। तो जैसे मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, आप मेरे पे छोड़ दो। कब मुझे ऑक्सीडेशन करवाना है, कब मुझे रिडक्शन करवाना है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री बैकग्राउंड से होंगे, तो उनको लग रहा होगा कि बस जो नहीं आता है वही हम पढ़ ले। नहीं, मुझे पूरे बैच के अकॉर्डिंग चलना है कि जैसे कैसे बच्चे को मैं कब जो चैप्टर करवाऊंगी कब समझ में आएगा, और वो मैं बहुत अच्छे से तरीके से जानती हूँ, ठीक है। चलो, अब मुझे कोई नहीं बोलेगा कि जेई का पेपर है, आरआरबी का पेपर है, ये वो है। मेरे बैच में सारे बच्चे हैं जिनका सीजीएल भी देना है, जिनको आरआरबी भी देना है, जिनको एनटीपीसी भी देना है, मैं सबको करवाऊंगी, ठीक है। प्लीज अब नहीं बोलना कोई भी, मुझे अपने अकॉर्डिंग चलने दो आप लोग। मुझे सजेशंस नहीं चाहिए होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप जो सजेशन देंगे वो मैं कभी फॉलो नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। देखिए, तो दूसरा मेटल है आपका गोल्ड का सिंबल क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, गोल्ड को एयू, गोल्ड का सिंबल क्या होता है एयू, और एजी किसका होता है, सिल्वर का होता है, ठीक है। गोल्ड में आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, गोल्ड इज द हाईएस्ट डक्टाइल एंड हाईएस्ट मैलिएबल मेटल। हाईएस्ट डक्टाइल एंड हाईएस्ट मैलिएबल मेटल, ये मैं आपको बता चुकी हूं। ये बात डक्टिलिटी क्या होता है और मैलिएबिलिटी क्या होता है, मैं दोनों बात बता चुकी हूं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हाईएस्ट डक्टाइल एंड हाईएस्ट मैलिएबल मेटल का नाम बताओ, तो आप क्या बताएंगे, गोल्ड। हिंदी में क्या हो जाएगा, सबसे तन्ने का मतलब होता है तन्यता, और सबसे ज्यादा मैलिएबल, सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु है। आघात वर्धनीय क्या होते हैं, तो मैम मैलिएबिलिटी क्या होती है आपने पढ़ाया है, जब हम किसी भी मेटल को हथौड़े से बीट करते हैं तो वो पतली पतली शीट में कन्वर्ट हो जाती है, इसी क्वालिटी को हम मैलिएबिलिटी बोलते हैं। और मेटल से हम वायर बना सकते हैं, तार बना सकते हैं, तो उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, गोल्ड इज ए नॉन रिएक्टिव मेटल। ये भी पॉइंट मैंने आपको करवाया है, याद करो। मैंने आपको एक एक्टिविटी सीरीज लिखवाई थी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज बताई थी मैंने, करीना का मंगेतर अली जनाब गए हैं, वो मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कैसे याद करना है। तो सबसे एंड में कौन सा आता है, AuAg। तो आपको याद रखना है नॉन रिएक्टिव मेटल है, मतलब एक अक्रिय धातु है, इसीलिए इसको कहा जाता है। और अक्रिय धातु क्यों है, क्योंकि मैम इसका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है, इसीलिए किसी भी एलिमेंट के साथ कोई भी रिएक्शन फॉर्म नहीं करती है, कोई भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं करती है, तो ये रिएक्ट नहीं करती है। इसीलिए हम सोना, चांदी, प्लेटिनम को ज्वेलरी में यूज में लेते हैं। हो गया। नेक्स्ट आपको याद रखना है, गोल्ड इज ए वेरी सॉफ्ट मेटल। जो सोना होता है, मैं प्योर गोल्ड की बात कर रही हूं, वो सॉफ्ट होता है थोड़ा। गोल्ड बहुत ही ज्यादा मुलायम धातु होती है। तो मैम फिर इसकी ज्वेलरी कैसे बन जाती है, तो इसको हार्ड किया जाता है, इसमें दूसरी मेटल मिला के इसको हार्ड किया जाता है। सोना जो होता है वो बहुत मुलायम धातु होती है, बट इसको हार्ड किया जाता है क्या मिलाकर। यही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि सोने को हार्ड करने के लिए, गोल्ड को हार्ड करने के लिए कौन कौन सी मेटल उसमें ऐड की जाती हैं। तो आपको याद रखना है कॉपर
एल्यूमिनियम और कभी कभी सिल्वर भी मिलाया जाता है। गोल्ड इज ए वेरी सॉफ्ट मेटल, टू मेक गोल्ड हार्ड कॉपर एल्यूमिनियम एंड सिल्वर मेटल्स आर एडेड। सोना एक बहुत अत्यधिक मुलायम धातु है, प्योर गोल्ड की बात कर रही हूं मैं। हाँ 24 कैरेट, अभी बताऊंगी 24 कैरेट का मतलब क्या होता है, 18 कैरेट का मतलब क्या होता है, 22 कैरेट का मतलब क्या होता है, रुकिए, ठीक है। तो उसके कठोर करने के लिए ज्यादातर कॉपर मिलाया जाता है, कॉपर या एल्यूमिनियम, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं यार मैंने सोना लाया, सोना काला पड़ गया। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, गोल्ड कभी भी रिएक्ट नहीं करता है, गोल्ड कभी भी काला नहीं पड़ सकता। एक्चुअली उसके अंदर जो मिलावट होती है कॉपर की, एल्यूमिनियम की या सिल्वर की, वो क्या हो जाती है, वो उसके अंदर क्या कर देती हैं, तो वो उसको वो रिएक्ट कर जाती हैं। जैसे कॉपर रिएक्टिव होता है, एल्यूमिनियम रिएक्टिव होता है, तो ये दोनों रिएक्ट करके पानी से, ऑक्सीजन से, CO2 के प्रेजेंस में ये रिएक्ट कर जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, नेक्स्ट पॉइंट में आपको याद रखना है कि जो गोल्ड है उसको नोबल मेटल कहा जाता है। गोल्ड को नोबल मेटल कहा जाता है। नोबल का मतलब समझ रहे हैं, जो रिएक्ट नहीं करती हैं, इसीलिए सोने को हम नोबल मेटल या एक्रिय मेटल, हिंदी में बोलते हैं उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। सोने को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है, ठीक है। अब आता है कि जो सोना है, उस सोने के और कौन कौन से हैं, सोने के, गोल्ड के और कौन कौन से हैं। और का मतलब जिसके मतलब रो फॉर्म में गोल्ड आपको कैसे मिलता है। तो गोल्ड के दो और होते हैं। आरआरबी वाले बच्चे ध्यान रखना, और से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। इसके दो अयस्क हैं, कौन कौन से, तो नंबर 1 पे आपको लिखना है कैल्वेराइट, नंबर 1 पे कैल्वेराइट। सेम नाम हिंदी है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कुछ अलग से नाम नहीं होगा, कैल्वेराइट। और दूसरा होता है यहां पर सिल्वेनाइट, कैल्वेराइट एंड सिल्वेनाइट। ये दो और होते हैं गोल्ड के, दो अयस्क होते हैं, ठीक है। ये दो अयस्क होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब आपने एक अलॉय का नाम सुना होगा। अलॉय क्या होता है, अलॉय को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा मेटल के मिक्सचर को बोलते हैं हम अलॉय, मिश्र धातु, ठीक है। अलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, बहुत सारी मेटल का मिक्सचर बनाकर, बहुत सारी मेटल का मिक्सर बनाकर उसको किसी भी काम में ले रहे हैं हम, उसको कहा जाता है अलॉय, ठीक है। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखो आर्टिफिशियल गोल्ड, कृत्रिम सोना, जिसको नाम क्या दिया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है रोल्ड गोल्ड। देखते हैं ना आप ज्वेलरी आती है, या आप इसको बोल सकते हैं आर्टिफिशियल गोल्ड, कृत्रिम सोना जो 2 दिन में काला हो जाता है, देखा होगा आपने, कृत्रिम सोना, ये एक अलॉय होता है, ये एक अलॉय होता है। अब एग्जाम में पूछेगा आपसे कि किस किस मेटल का अलॉय है, रोल्ड गोल्ड है वो कौन कौन सी मेटल का अलॉय है। रीजनिंग स्पेशल का बैच मैं परचेज नहीं कर पा रहा हूं, अरुण जी आप प्लीज वेबसाइट के थ्रू रीजनिंग का बैच परचेज कर सकते हैं, वहां से हो जाएगा। बताऊंगी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, एंड के 10 मिनट में मुझसे डाउट पूछना प्लीज, तब बताऊंगी मैं, ठीक है। मैम आपका पढ़ा हुआ सब क्लियर हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। चलो अब पढ़ो। तो पूछे आपसे रोल्ड गोल्ड कौन कौन सी मेटल का, रोल्ड गोल्ड समझते हैं, जो आर्टिफिशियल गोल्ड आता है, 50 रुपए की अंगूठी आती है, 100 रुपए का मंगलसूत्र आता है, वो किस किस का होता है, तो वो कॉपर प्लस एल्यूमिनियम, Cu प्लस एल्यूमिनियम। अब आपसे परसेंटेज पूछेगा कि कॉपर कितना परसेंट होता है, तो उसमें 95% कॉपर होता है और 5% में क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं कि जो गोल्ड की प्योरिटी होती है, गोल्ड की जो शुद्धता होती है, वो किस में नापते हैं हम, कैरेट में मापी जाती है, कैरेट में। अब आपने सुना होगा सोने 3 कैरेट का सोना आता है, एक आता है, कहां लिखूं मैं, चलो यहां लिख देती हूं, एक आता है 24 कैरेट गोल्ड, सबसे महंगा आता है और सबसे ज्यादा प्योर आता है। 24 कैरेट गोल्ड में 99.09% तक गोल्ड होता है, ठीक है, 99.09% तक इसमें क्या होता है, गोल्ड होता है, ठीक है। कॉपर एंड जिंक गलत हो गया अमित गोलू, आपका बहुत गलत बता दिया आपने, ठीक है। तो कॉपर 24 कैरेट गोल्ड में क्या होता है, 99% ऑलमोस्ट गोल्ड होता है। अगर हम बात कर रहे हैं 22 कैरेट गोल्ड की, अगर हम बात कर रहे हैं 22 कैरेट गोल्ड की, तो देखो 22 कैरेट गोल्ड में क्या होता है, 92% तो गोल्ड होता है, 92% तो क्या होता है, एयू, एयू का मतलब क्या होता है, गोल्ड, प्लस 8% में क्या मिलाते हैं सोनार, या तो कॉपर मिलाएंगे या एल्यूमिनियम मिलाएंगे, या कभी कभी चांदी भी मिला दी जाती है इसके अंदर। तो ये आता है आपका 22 कैरेट गोल्ड। अगर मैं बात करूं 18 कैरेट गोल्ड की, तो 18 कैरेट गोल्ड में क्या क्या होता है, 75% गोल्ड होता है,
Au होता है, प्लस 25% में क्या, 25% में या तो सोनार कॉपर मिलाएगा या एल्यूमिनियम मिलाएगा या चांदी मिलाएगा। ये होते हैं आपके कैरेट का मतलब। सबसे ज्यादा प्योर ये होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो भाई, जतिन जी का एक डाउट है, जतिन जी गुस्सा हो रहे हैं, कह रहे हैं मैम मैं आपकी क्लास ऑफलाइन देखता हूं, बस मैं आज ऑनलाइन आपसे एक डाउट पूछने आया हूं। तो जतिन जी मैं आपका डाउट ले लेती हूं, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए आपका। आपने क्या क्वेश्चन पूछा है अभी बता रही हूं आपको। तो सोने के बारे में आपको कितने सारे पॉइंट याद रखने हैं। एक तो याद रखना ये नोबल मेटल होती है, नॉन रिएक्टिव मेटल होती है, बहुत सॉफ्ट होता है। तो इसको क्या किया जाता है, हार्ड करने के लिए कॉपर, एल्यूमिनियम या सिल्वर को यूज किया जाता है मिलाकर। और गोल्ड के और कौन कौन से, कैल्वेराइट, सेल्वेनाइट। ठीक है, फिर पूछे रोल्ड गोल्ड क्या होता है, तो कृत्रिम सोना, आर्टिफिशियल गोल्ड 95% कॉपर और 5% एल्यूमिनियम से बनता है। इसीलिए आपने देखा होगा कॉपर तो रिएक्टिव मेटल होती है, तो वो आर्टिफिशियल गोल्ड 4-5 दिन के अंदर पानी से या ऑक्सीजन से या CO2 से रिएक्ट करके काला पड़ जाता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, देखो यहां पर देखिए एक लड़का है, क्या नाम है इसका, मैं वापस रिपीट करती हूं, जतिन जी। जतिन जी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि मैम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, मैं सिर्फ यही पूछने के लिए ऑनलाइन आया हूं। तो जतिन जी सुन लीजिए, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। वैसे तो ये केमिस्ट्री की क्लास है, मुझे नहीं बताना चाहिए यहाँ पर बायो का चैप्टर, बट आप जब गुस्सा होकर पूछ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ भैया, कोई बात नहीं। अब एक और आकर पूछने लग गया मैम बायोलॉजी खत्म हो गया क्या। अरे भैया कमल खुशवा, तुमने क्या बोर्ड पे मेरा कल की वीडियो नहीं देखी क्या। बोर्ड पे एक एक लिख के बताया था कि ये मैं चैप्टर छोड़ रही हूं, इसलिए छोड़ रही हूं, अभी बाद में करवाऊंगी क्योंकि अभी मुझे केमिस्ट्री को लेवल में लाना है। तुम लोग भी यार सारे एक ही बैच में आ गए। ठीक है, देखो तो जतिन जी ने पूछा है कि मैम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। सुन लीजिए, हिंदी में बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, हिंदी में बोलेंगे इसको खुला परिसंचरण तंत्र, और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, देखो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है ब्लड और हार्ट। ठीक है, ब्लड और हार्ट। देखो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें जो खून होता है वो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। ब्लड वेसल्स में हमने क्या पढ़ाई है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी। ऐसा सिस्टम, ऐसे ह्यूमन बॉडी में या फिर किसी भी एनिमल में ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें खून किस में बहता है, इन ब्लड वेसल्स में या इन डक्ट में। इन डक्ट को क्या बोलते हैं हम, वेसल्स में बोलते हैं। मतलब खुला नहीं है ब्लड, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ऑर्गन के बीच में फ्लो हो रहा है। पर्टिकुलर एक प्रॉपर इनका स्पैन होता है, पर्टिकुलर इनका एक साइज होता है, इनका शेप होता है, इनका किनका, आर्टरीज, वेन्स के अंदर। तो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें खून आर्टरीज, वेन, कैपिलरी में फ्लो कर रहा होता है उसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब ब्लड क्या हो गया, इसके अंदर पैक हो गया। इसका एग्जाम्पल पूछे तो इसमें सारे के सारे मैमल्स आते हैं, सारे के सारे स्तनधारी आते हैं, हम लोग भी इसी में आते हैं। ओपन का मतलब है डायरेक्ट ऐसे ब्लड पड़ा है ऑर्गन्स के बीच में, मतलब आर्टरीज, वेन्स के अंदर पैक होके ब्लड नहीं जा रहा है, सीधा ही जा रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सीधा ही ऑर्गन के बीच में। अगर आप बाहर से देखोगे तो आपको खून फ्लो करता दिखेगा। लाइक इसका एग्जाम्पल कॉकरोच, कॉकरोच को देखना आपको बाहर से दिख जाता है कि उसका ब्लड ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आता है कॉकरोच। कॉकरोच, ठीक है जतिन जी, आप ऑनलाइन आए थे ये पूछने के लिए, मैम ने बता दिया है। ठीक है, चलो अब आइए वापस यहीं पे। चलो इससे पता तो लग रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कम से कम पता तो लग रहा है। बैच खत्म होने को आ गया, एक बच्चा अभी भी पूछ रहा है वीडियो कैसे चलेगा। यार तुम लोग भी ना। चलो नेक्स्ट मेटल देखो, यहां पे तीसरा मेटल लिख रही हूं मैं, आयरन। आयरन तीसरा लिख रही हूं, आयरन जिसका सिंबल क्या होता है, Fe, लोहा। ठीक है, आयरन में आपको पॉइंट याद रखना है, इट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल। इट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल। ठीक है, मैंने आपको बताया भी है
कि हमारी अर्थ क्रस्ट में दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु पूछी जाए एग्जाम में, तो आप क्या बताएंगे? आयरन बताएंगे। बता देंगे दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु कौन सी होती है? आयरन होती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है यहां पर कि आयरन के कितने और होते हैं। आयरन के और कितने होते हैं? तो आपको याद रखना है आयरन के 5 और होते हैं। आयरन के 5 और होते हैं। कौन कौन से? देखो, सबसे पहला आता है हेमेटाइट, नंबर 1 पे आता है हेमेटाइट, हेमेटाइट। और दूसरा आता है मैग्नेटाइट, दूसरा आता है मैग्नेटाइट। तीसरा आता है लीमोनाइट, सेम नाम हिंदी में है, लीमोनाइट। 4 नंबर पे आता है सैडेराइट और 5 नंबर पे आता है आयरन पायराइट। आयरन पायराइट ये क्या है? तो ये आयरन के या लोहे के एस्क हैं, जहां से हमें आयरन मिलता है, जहां से हमें आयरन मिलता है। ठीक है, अंजू सही कह रही हैं आप बहुत अच्छे से कि मैम अगर आपका वीडियो ठीक से देखा होता तो ये क्यों पूछते, कि पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, बसंत झा जी अभी बोला है मैंने कि इसके बाद रेडियो एक्टिविटी, देन मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगी आपको, फिर आप यहाँ कॉमेंट करने लग गए। तुम यार हद करते हो यार। ठीक है, तो ये 5 क्या होते हैं? ये 5 आयरन के और होते हैं। देखो, एक क्वेश्चन आता है कि किस लोहे को मूर्खों का सोना कहा जाता है? फूल्स गोल्ड। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस आयरन में हल्की सी चमक होती है जैसे सोने में होती है। तो जो पागल लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, वो उसी को सोना समझ बैठते हैं। तो आपको याद रखना है आयरन पायराइट को क्या कहा जाता है? मूर्खों का सोना कहा जाता है, फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना। आयरन पायराइट को मूर्खों का सोना या पागल लोगों का सोना, मतलब वो लोग सोना समझ बैठते हैं उसको, गोल्ड को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, यहां पर ये तो हो गए आयरन के और। अब आपसे पूछेगा कि आयरन कितने टाइप का होता है, आयरन के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, लोहे के प्रकार कितने होते हैं? तो आपको याद रखना है आयरन जो होता है वो 3 टाइप का होता है, 3 टाइप्स ऑफ आयरन। ये तो और है, ये तो एस्क है। ठीक है, अब पूछेगा आपसे कि लोहा कितने प्रकार का होता है, तो लोहा 3 प्रकार का होता है। देखो कौन कौन सा। 1 नंबर पे आता है सबसे पहला कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, और इसको हिंदी में कहा जाता है कच्चा लोहा, कच्चा लोहा। दूसरा आता है यहां पर पिग आयरन, पिग आयरन, और हिंदी में कहा जाता है ढलवा लोहा। और 3 नंबर पे आता है यहां पर रोट आयरन। सारे क्वेश्चंस करवा रही हूं मैं, रोट आयरन। और रोट आयरन को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं पिटवा लोहा, इसको नाम दिया जाता है पिटवा लोहा। तो ये 3 टाइप का आयरन होता है, कास्ट आयरन, पिग आयरन एंड रोट आयरन। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा, अब आपसे एग्जाम से पूछेगा, क्या पूछेगा कि इन तीनों में से सबसे प्योर आयरन कौन सा होता है और सबसे इम्प्योर आयरन कौन सा होता है। ठीक है, सबसे प्योर आयरन कौन सा? सुभाष जी आप मुझसे 1 क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आप मुझसे 10 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर लास्ट के 10 मिनट में। अभी नहीं, अभी नहीं, प्लीज सुभाष जी समझिए, आप क्लास को बीच में कंटिन्यू करने दीजिए, फिर बीच में बाकी का बच्चा डिस्टर्ब होता है। एंड में 10 मिनट में आप मुझसे सारे डाउट पूछ लेना जितने भी हों। ठीक है, देखिए तो पूछेगा आपसे कि लोहा, कौन सा लोहा अच्छा होता है और कौन सा लोहा बुरा होता है। देखो अच्छे बुरे की मतलब क्या है, कहने का मतलब हो गया कौन सा आयरन है जिसके ऊपर इजीली जंग नहीं लगता है, इजीली रस्टिंग नहीं होती है। ठीक है, और ऐसे ही आपसे पूछेगा कि कौन सा लोहा है जो सबसे बैड क्वालिटी का होता है। ठीक है, कौन सा लोहा है जो सबसे बैड क्वालिटी का होता है। तो आपको याद रखना है, पहली बात तो मैम ये प्योरिटी इम्प्योरिटी किस पे डिपेंड करती है, ये लोहे की शुद्धता और अशुद्धता किस पे डिपेंड करती है, तो कार्बन के परसेंटेज पे, कार्बन के परसेंटेज पे। आप एक बात याद रखना हमेशा कि आयरन में जितना ज्यादा कार्बन होगा वो उतना ही ज्यादा इम्प्योर आयरन होगा, और जितना कम कार्बन होगा वो उतना ही ज्यादा प्योर आयरन होगा। ठीक है, तो जो कास्ट आयरन होता है उसमें सबसे ज्यादा ज्यादा कार्बन होता है, कितना? 4% कार्बन। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 4% होती है। स्टील अलग होता है जसराज जहांगीर। ठीक है, सुन लिया करो मैम की बात, पहले मत चला करो आगे। कास्ट आयरन में कितना परसेंट कार्बन? 4% कार्बन। इसीलिए सबसे बैड फॉर्म होती है, ये इम्प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का सबसे इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन,
आयरन। तो पूछे लोहा सबसे खराब क्वालिटी वाला कौन सा होता है? कास्ट आयरन। पिग आयरन में कितना % कार्बन होता है? तो 2 से लेकर 2.5% तक, ना ही तो अच्छा ना बुरा, ठीक है। नेक्स्ट आता है रोट आयरन, सबसे अच्छा आयरन, सबसे प्योर आयरन। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन का परसेंटेज 0.12% से लेकर 0.25% के बीच में होता है, तो इतना कम कार्बन, तो इसीलिए सबसे अच्छा क्या हो गया? लोहा। तो आपको बोलना है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, ठीक है। सबसे अच्छा लोहा पूछे तो रोट आयरन। एक बात याद रखना, आयरन में जितना ज्यादा % कार्बन होगा वो उतना ही ज्यादा इम्प्योर आयरन होगा, बट कोल में जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ही ज्यादा प्योर होगा। जैसे पढ़े ना एंथ्रासाइड, बिटुमिन, पीट, लिग्नाइट, आगे पढ़ाएंगे हम फ्यूल वाले चैप्टर में, ठीक है। तो याद रखना है आपको इतनी सारी लोहे की बातें। लोहे सबसे ज्यादा होता है 2 नंबर पे हमारे अर्थकष्ट में। सबसे अगर पूछे किस ओर से सबसे ज्यादा लोहा निकलता है, तो मैग्नेटाइट से। ऑलमोस्ट 70 से लेकर 75% जो लोहा होता है वो मैग्नेटाइट से निकल जाता है। ये बात आपको याद रखनी है किसके अंदर? आयरन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहां पर लिख रही हूं, नेक्स्ट 4 नंबर पे आयरन के बाद नेक्स्ट जो मैं लिख रही हूं वो एक सेमी मेटल है, वो एक मेटेलोइड है। अब मैं और लिखवा रही हूं तो मैं यहीं पर आपको लिखवा रही हूं, ठीक है। 4 नंबर पे आपको 4 या 5 जितना भी है, मैंने लिखा है बोरोन। और बोरोन का सिंबल क्या होता है? सब जानते हैं, बी होता है, ठीक है। आपको याद रखना है बोरोन क्या होता है? बोरोन एक सेमी मेटल होता है, सेमी मेटल, या इसको बोलते हैं मेटेलोइड। बोरोन इज ए मेटेलोइड, और हिंदी में क्या बोलेंगे? यह एक उपधातु है। उपधातु का मतलब समझते हैं? मेटेलोइड का मतलब समझते होंगे? ऐसे एलिमेंट जो कभी कभी मेटल्स वाली क्वालिटी रखते हैं और कभी कभी क्या रखते हैं? सर क्योंकि कार्बन में मॉइस्चर होता है। गौतम कुमार आपका आंसर है कार्बन में मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर का मतलब पानी, पानी से क्या लगेगा? जंग लगेगा सर, ठीक है। गौतम कुमार बता दिया मैंने, या हाइड्रोकार्बन बना देगा वो पानी के साथ। और दूसरा बात, जो कार्बन होता है, जो बोरोन होता है, उसको मेटेलोइड बोलते हैं। मेटेलोइड क्या होते हैं? जिनमें मेटल नॉन मेटल दोनों की क्वालिटी होती है। कभी कभी वो गुड कंडक्टर की तरह काम करते हैं, कभी कभी वो बैड कंडक्टर की तरह काम करते हैं। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, टेलुरियम आप पढ़ोगे आगे। एंटीमोनी भी क्या होता है? एक सेमी कंडक्टर होता है, ठीक है। देखिए, तो अब आपसे पूछेगा बोरोन के कितने और होते हैं? ये दोनों ओर से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने बोरोन को यहां लिखा है। बोरोन के 2 और होते हैं, 2 अयस्क होते हैं। कौन कौन से? देखो, सबसे पहला होता है यहां पर बोरेक्स। और बोरेक्स को कभी कभी बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको सुहागा। इसको सुहागा भी कहा जाता है, ठीक है, सुहागा या बोरेक्स। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका कुछ फॉर्मूले याद करने हैं। इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। देखो यहां से B4 बोरोन आपने यहां से निकाल लिया, तो ये इसका क्या बन गया? ये इसका क्या बन गया? और बन गया, ठीक है, इसका और बन गया। बोरेक्स का यूज कहां आता है? तो आप सब जानते हैं बोरेक्स का यूज एक तो ग्लास बनाने में होता है। इसका यूज जो होता है वो ग्लास बनाने में किया जाता है, ग्लास मेकिंग में, कांच बनाने में यूज होता है। आगे बताऊंगी किस टाइप का कांच बनाने में यूज होता है, ठीक है। दूसरा इसका और होता है, उसको बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है, ऑर्थोबोरिक एसिड। यह पूछता है कि किस मेटल का और है जो एसिड की फॉर्म में होता है, ठीक है। हाँ, सोडियम का भी बोरेक्स होता है, क्योंकि यहां पर सोडियम है। मनोज कुमार यादव सही कह रहे हैं आप, ठीक है। देखो, तो ऑर्थोबोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला पूछे H3BO3। देखो यहां से B निकल गया, तो हमने इसका क्या बना दिया? इसका और बना दिया। ऑर्थोबोरिक एसिड के 2 यूज होते हैं। क्या क्या यूज होते हैं? एक तो ये एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने में काम आता है
एंटीसेप्टिक क्रीम समझते हैं? जब आपको चोट लग जाती है, जब आपको कहीं कट लग जाता है, तो जो क्रीम लगाते हैं आप, उसको कहा जाता है एंटीसेप्टिक क्रीम। जैसे बोरोप्लस एक एंटीसेप्टिक क्रीम है। दूसरा, इसका यूज होता है ऑइंटमेंट बनाने में। ऑइंटमेंट समझते हैं? ऑइंटमेंट बनाने में किसके लिए? इट इज यूज्ड इन मेकिंग फॉर ऑइंटमेंट। ऐसे, या फिर आप ऐसे लिखो, कंफ्यूज मत हो, कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर ट्रीटमेंट में काम आती है क्या? ऑर्थोबोरिक एसिड। जहां पर भी आपको ट्यूमर बना है, गांठ बनी है, कैंसर बनी है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हुआ है, तो डॉक्टर एक ऑइंटमेंट देता है। जैसे आउटसाइड ट्यूमर है, लाइक स्किन कैंसर के टाइम पर यह दिया जाता है, ठीक है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में भी आपसे पूछा जा सकता है कौन सा एसिड यूज होता है, तो आपको बताना है कौन सा, ऑर्थोबोरिक एसिड। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में जो ऑइंटमेंट दी जाती है वो बनी हुई होती है किससे? सुहागा, बोरेक्स, बोरोन से, बोरोन से, ठीक है। नहीं, ठीक है। तो बोरोन के बाद नेक्स्ट देखो आपको कौन सा मेटल पढ़ना है, जिसके आपको और पढ़ने हैं, ठीक है। यार कुछ बच्चे तो बिना बात के क्वेश्चन पूछते हैं, बताई हुई बातें भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, Mg। मैग्नीशियम का और तो बहुत ही बार पूछा जाता है, मैग्नीशियम Mg। मैंने आपको बताया था, 2 क्वेश्चन बताए थे। मैंने कहा था बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है बायो में। बायो में क्या क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम ह्यूमन बॉडी में कहां होता है। तो मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम इज हेल्पफुल किसकी फॉर्म में? मैग्नीशियम मेटल है, बट हमारे बॉडी में किसकी फॉर्म में होगी? मिनरल की फॉर्म में। तो आपको याद रखना है हमारे बॉडी में मैग्नीशियम कहां होता है? मांसपेशियों में होता है। और दूसरा बताओ, मैंने बताया था प्लांट में कहां होता है मैग्नीशियम। जल्दी से बताओ, प्लांट में मैग्नीशियम मैम ने कहां बताया था? तो प्लांट में मैम आपने बताया था क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर होता है। क्लोरोफिल को बोलेंगे पर्णहरित। ये दोनों मेटल हैं। मैग्नीशियम मेटल नहीं, मिनरल की फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहां पर आपको याद रखना है मैग्नीशियम के और, बहुत बार पूछे जाते हैं मैग्नीशियम के और। मैग्नीशियम के एस कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन सा? तो देखो, पहला होता है डोलोमाइट। डोलोमाइट एक क्वेश्चन आता है, डोलोमाइट तो बहुत बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा और एरोप्लेन की बॉडी बनाने में काम आता है? कौन सा और एरोप्लेन की बॉडी बनाने में काम आता है? जो एरोप्लेन, हवाई जहाज का जो स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर, वो बनाने में काम आता है। कौन सा और? तो आपको बताना है डोलोमाइट। हवाई जहाज के पार्ट बनाने में, एल्यूमिनियम वगैरह के साथ। दूसरा इसका और होता है मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट ये वाला ज्यादा पूछा जाता है कि डोलोमाइट किस मेटल का और है। ये याद कर लो आप, ज्यादा नहीं तो, ठीक है, ये याद कर लो। अरे वाह, सबने सही आंसर दिया है। ये होता है पढ़ाई करने का कमाल, है ना। हाँ, डोलोमाइट यूज होता है। सोनू जी सही बताया, जसराज जी आपने भी क्लोरोफिल सही बताया, मनोज कुमार यादव ने भी सही आंसर दिया। अरे तुम लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो, तुम तो बहुत बताने लग गए। बड़े बड़े लोगों को नहीं पता होता है कि बॉडी में मैग्नीशियम कहाँ होता है। कुछ जो बच्चा स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, उससे पूछना जिंक कहाँ होता है, मैग्नीशियम कहाँ होता है, उनको पता ही नहीं होता है। तुम लोग तो बहुत इंटेलिजेंट निकले यार, ठीक है। नेक्स्ट मेटल देखो, नेक्स्ट आती है कॉपर। नेक्स्ट मेटल आती है कॉपर, Cu, कॉपर। देखो कॉपर का पहला यूज क्या होता है? चलो बता दो, कॉपर हमारे बॉडी में कहां होता है? जल्दी से आंसर दो, फास्ट, जल्दी से आंसर दो। कॉपर हमारे बॉडी में कहां होता है? पढ़ाया है मैंने कॉपर कहां होता है, जल्दी से बताओ कॉपर कहां होता है, जल्दी बताओ, मैं वेट कर रही हूं। कॉपर कहां होता है? जल्दी आंसर दो, कॉपर कहां होता है? अरे जल्दी बताओ, कॉपर कहां होता है? अब कोई भी गूगल नहीं करेगा, कोई भी अपने नोट्स नहीं खोलेगा। अच्छा, मैडम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं इसलिए पता है। अरे वाह सोनू, तुम आईएएस बनोगे, बहुत बढ़िया है। हम भी याद करेंगे कि हमारा स्टूडेंट ऑनलाइन पहले बैच का स्टूडेंट था जो आईएएस बन चुका है। जल्दी बताओ। नहीं,
इंजीनियर प्रदीप तिवारी, तुम इतने पढ़ने वाले बच्चे हो, तुमने गलत आंसर दिया है। वो जिंक होता है इंसुलिन के अंदर, मतलब तुम लोगों ने एक ने भी सही आंसर नहीं दिया, एक ने सही आंसर दिया है। अरे वाह, दो ने सही आंसर दिया है। एटॉमिक नंबर यहां नहीं बताऊंगी, वो पीरियोडिक टेबल में बता दूंगी। पंकज मिश्रा, लीवर में होता है कॉपर, बाइल जूस में होता है, बताया है मैंने, बहुत चीख चीख के बताया है, लीवर के अंदर होता है कॉपर। कोई बात नहीं। देखो कॉपर कहाँ यूज आता है, तो कॉपर एक तो इलेक्ट्रिक वायर बनाने में यूज होता है। इलेक्ट्रिक वायर जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक वायर आते हैं वो किसके आते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम के। तो हिंदी में हो जाएगा, एक तो विद्युत तार बनाने में काम आता है, विद्युत तार बनाने में काम आता है। दूसरा कॉपर क्या बनाने में काम आता है, ब्रास, ब्रास बोले तो पीतल, और दूसरा क्या, ब्रास एंड ब्रोंज बनाने में काम आता है। ब्रोंज क्या होता है, कांसा, कांसा, कांसा और पीतल बनाने में। एक बात याद रखना, ब्रास और ब्रोंज क्या होते हैं, अलॉय होते हैं। चलो बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। सुरजीत तुमने गलत आंसर दिया है, और तुम टीचर में तो बहुत कमियां निकालते हो सुरजीत, सुरजीत मिद्या जी, और तुम्हें पढ़ाया हुआ तुम्हें याद नहीं रहता। टीचरों में अगर तुम्हें बुराई निकलवानी हो तो तुमसे निकलवा लो। देखो कॉपर क्या क्या बनाने में काम आता है, ब्रास और ब्रोंज का बनाने में काम आता है। देखो अब ब्रास क्या होता, ब्रास ब्रोंज क्या होते हैं, ये अलॉय होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में पूछेगा आपसे ब्रास किसका अलॉय होता है और ब्रोंज किसका अलॉय होता है। जो ब्रास होता है वो कॉपर और जिंक का होता है, कॉपर एंड जिंक, Cu प्लस Zn। कॉपर कितना परसेंट होता है यहाँ पर, 70%, और ये कितना परसेंट होता है, जिंक 30%। और अगर मैं ब्रोंज की बात करूं तो ब्रोंज किसका इसका अलॉय होता है, कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन, और टिन का सिंबल क्या होता है, Sn होता है। तो यहां पर 80% कॉपर यूज होता है प्लस 20% में टिन यूज होता है, ठीक है। तो ये ब्रास, ये ब्रोंज। अब अगर मैं बात करूं कॉपर के और कितने होते हैं, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। एक और तो बड़ा ही फेमस है इसका, एक एस बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है। देखो देखो कौन कौन से, एक नंबर पे आता है क्यूपराइट, क्यूपराइट ये तो याद ही है, कॉपर Cu आ गया तो क्यूपराइट हो गया, स्कूल में याद किया था। उसके बाद आपसे पूछा जाए, दूसरा होता है कॉपर ग्लैंस, दूसरा होता है कॉपर ग्लैंस, और 3 नंबर पे आता है मैलेकाइट, 3 नंबर पे आता है मैलेकाइट। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मैलेकाइट किस मेटल का ओर है, तो आपको याद रखना है मैलेकाइट किसका ओर होता है, कॉपर का, कॉपर का। कॉपर से इलेक्ट्रिक वायर बनाए जाते हैं, कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये भी आपको याद है, ठीक है। नेक्स्ट मेटल लिखा जाए, नेक्स्ट लिखना है आपको एल्यूमिनियम, Al। और एल्यूमिनियम के यूजेस तो पता ही है मैम, एक तो इलेक्ट्रिक वायर बनाने में काम आता है, दूसरा कहाँ काम आता है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम से मैम किचन के यूटेंसिल्स बनाने में काम आता है, हमारी रसोई में जो बर्तन यूज करते हैं हम एल्यूमिनियम के, वो बनाने में काम आता है। एरोप्लेन बॉडी बनाने में काम आता है एल्यूमिनियम। एक तो याद रखना है एल्यूमिनियम के बारे में, इट इज द मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, इट इज मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। भूपर्पटी में सबसे अधिक अमाउंट में पाए जाने वाली धातु पूछे जाए तो कौन सी, एल्यूमिनियम। यूज तो मैम पता ही है हमें, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, दूसरा किचन यूटेंसिल्स बनाने में। चलो अब बताते हैं इसके और कौन कौन से होते हैं। एक एस तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, एक और तो सबको पता है, मैं बता देती हूं, बॉक्साइट पूछा जाता है ना एग्जाम में। बॉक्साइट किस मेटल का ओर है ना, पूछा जाता है ना, हीट। जल्दी बताओ बॉक्साइट किस मेटल का ओर है, आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, तो बॉक्साइट किसका होता है, एल्यूमिनियम का। दूसरा यहां पर आता है क्रायोलाइट, दूसरा आता है क्रायोलाइट। थर्ड पे आता है फेल्सपार, फेल्सपार, और 4 नंबर पे आता है कोरंडम, कोरंडम। हिंदी में कुछ नाम अलग नहीं होते, यही होते हैं, कोई अलग नाम नहीं होते हैं, फेल्सपार, कोरंडम और क्रायोलाइट। सबसे ज्यादा फेमस हो रहा है इसका कौन सा,
बॉक्साइट। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है इसका? बॉक्साइट। नेक्स्ट मेटल मैंने यहां लिखी है Hg। Hg क्या होता है? मरकरी होता है मैम। Hg बोले तो मरकरी, ठीक है। देखो मरकरी कैसे, आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। एक तो मैंने बताया था मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, गुड कंडक्टर होते हैं। ऑब्वियस ही बात है, जब इलेक्ट्रिक वायर बना रहे हैं मनोज कुमार यादव तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसमें बताने वाली क्या बात है, ठीक है। तो मरकरी एक ही ऐसी धातु होती है जो रूम टेम्परेचर पर कैसी स्टेज में होती है, कैसी स्टेट में होती है? तो मैम तरल अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। नेक्स्ट मरकरी कहाँ यूज होती है? तो मैम एक तो तापमापी में भी यूज होती है, ठीक है। दूसरा मरकरी कहाँ? स्फिग्मोमैनोमीटर। और स्फिग्मोमैनोमीटर क्या होता है मैम बता चुकी हैं, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम बीपी मेजर करते हैं, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर नापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ सही बोला आपने सोनू जी, सही आंसर दिया। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो मरकरी है वो ट्यूबलाइट में भी यूज होती है। मरकरी कहाँ यूज होती है? ट्यूबलाइट में। बट किस फॉर्म में? मरकरी वेपर की फॉर्म में, ठीक है। तो 3 नंबर पे पॉइंट आपको मरकरी का याद रखना है, ट्यूबलाइट में भरी जाती है मरकरी, या जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उनमें भरी जाती है, ठीक है। देखो ट्यूबलाइट में 2 चीजें होती हैं, एक तो मरकरी होता है बट वो किस फॉर्म में? वेपर की फॉर्म में, मरकरी वेपर। और हिंदी में बोलेंगे इसको पारद वाष्प, क्योंकि मरकरी को हिंदी में Hg को पारा कहा जाता है, पारा, ठीक है। देखा होगा पारा, तो बचपन में वो एक टॉर्च आती थी, इसके अंदर पारा आता था, या पेंसिल आती थी किसके अंदर डला हुआ पीछे की साइड। मरकरी वेपर प्लस कौन सी गैस होती है ट्यूबलाइट में? तो नियोन गैस होती है, ठीक है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में या ट्यूबलाइट में पूछे तो कौन सा धातु? मरकरी। नेक्स्ट अब आपसे पूछे मरकरी का और कौन सा होता है? एक ही होता है, एक ही और होता है मरकरी का। कौन सा होता है बस बता सकते हैं? हाँ मैम बता सकते हैं, सीने बार। मरकरी का और कौन सा होता है? सीने बार। और ये बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा है, पूछा जाता है सीने बार। इस सीने बार के 2 नाम होते हैं, देखो इसको क्या क्या बोल सकते हैं? इस सीने बार को आप वर्मिलियन भी बोल सकते हैं, इसको आप वर्मिलियन, जिसको हिंदी में कहा जाता है सिंदूर। जो सोच रहे हैं वो वाला सिंदूर नहीं, रो फॉर्म में जो और की फॉर्म में होता है उसको बोला जाता है। हाँ सही बताया आपने सोनू, सिंदूर। या इसका एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं HgS। एस का फुल फॉर्म क्या होता है? मरकरी सल्फाइड, इसको कहा जाता है मरकरी सल्फाइड। अब किसी भी नाम से आपसे पूछ सकता है, आपसे एग्जाम में किसी भी नाम से पूछ सकता है। या तो पूछेगा मरकरी के और का फॉर्मूला क्या है? HgS। मरकरी सल्फाइड बोल सकते हैं, इसको वर्मिलियन बोल सकते हैं, उसको सीने बार बोल सकते हैं, किसी भी नाम से बोल सकते हैं, ठीक है, किसी भी नाम से बोल सकते हैं। नेक्स्ट मेटल देखो, नेक्स्ट है कैल्शियम। इनमें कोई इलाज नहीं है मेरे पास, इनका कोई ट्रिक नहीं होता है, आपको याद करना ही पड़ेगा। चलो पहले लिख लो, नेक्स्ट लिख लो, लेड लिख लो, लेड। लेड का सिंबल क्या होता है? पीबी, पीबी। लेड का क्या होता है? पीबी, बता चुकी हूं मैं। और मैंने आपको बताया था लेड एक ही मेटल ऐसी है आपके पीरियोडिक टेबल में जो क्या होती है, जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो आपको याद रखना है, इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह विद्युत की कुचालक धातु होती है, विद्युत की या इलेक्ट्रिसिटी की कुचालक। लेड का तो मुझे पता है, सब लोग बता देंगे, और जल्दी बताओ लेड का और बताओ कौन सा होता है? लेड का एस्क कौन सा होता है? जल्दी बताओ लेड का एस्क कौन सा होता है? तो मैम एक ही होता है, कौन सा? PbS। और इसका नाम क्या होता है? तो इसको गैलेना कहा जाता है, इसको गैलेना कहा जाता है। गैलेना भी पूछा जाता है, ठीक है, इसको गैलेना भी कहा जाता है, या PbS, लेड सल्फाइड भी बोला जाता है इसको,
नेक्स्ट मेटल लिख सकते हैं आप कैल्शियम। नेक्स्ट आप लिखिए कैल्शियम। अब मैं अगर आपसे पूछूं कैल्शियम हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ होता है, आप बता देंगे बालों में, नाखूनों में, ब्लड में, दांत में, हड्डियों में। ठीक है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम, कैल्शियम के और कितने होते हैं, कैल्शियम के एस कितने होते हैं, ये एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। देखो पहला होता है जिप्सम, पहला होता है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला बता चुकी हूँ, CaSO4.2H2O। तो Ca कैल्शियम निकल गया वहां से, तो जिप्सम क्या बन गया, इसका और बन गया। दूसरा आपसे पूछे तो इसका और होता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जिसको हिंदी में चूना पत्थर कहा जाता है, जिसको हिंदी में चूना पत्थर, और बताइए फॉर्मूला CaCO3। ठीक है, थर्ड होता है यहां पे कैल्काइट, तीसरा होता है कैल्काइट। तो ये आपके कैल्शियम के तीन और होते हैं, जिप्सम, लाइमस्टोन एंड कैल्काइट। कैल्काइट वाला थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो लेड, लेड के बाद कौन सा, कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट लिखा जाए, चलो नेक्स्ट लिखते हैं सोडियम। नेक्स्ट लिखते हैं सोडियम। जल्दी से बताओ हमारे बॉडी में सोडियम कहाँ होता है, जल्दी बताओ हमारे बॉडी में। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी में किस ऑर्गन में सबसे ज्यादा सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजाक नहीं कर रही मैं, और बहुत ही बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चाहे केमिस्ट्री का क्वेश्चन मानो चाहे इसको बायो का मानो। जल्दी बताओ ह्यूमन बॉडी के किस ऑर्गन में सबसे ज्यादा सोडियम, बोले तो Na पाया जाता है। ये देखो छोटू लाल चौधरी जी पूछ रहे हैं मैम मोटापा कैसे कम होता। तो अगर मैम को पता होता तो मैम खुद पतली ना हो जाती, मैम क्यों मोटी घूमती। तुम भी यार कैसी कैसी बातें कर लेते हो, मजाक अच्छा कर लेते हो यार छोटू लाल चौधरी। जल्दी बताओ ह्यूमन बॉडी के किस ऑर्गन में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। एक बच्चे ने सही बताया है, नाम नहीं लूंगी मैं उसका। सोडियम की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है आपको। चलो कोई बात नहीं, बता देती है मैम। सोडियम Na, नेक्स्ट मेटल है आपका सोडियम। और सोडियम अगर पूछा जाए कहाँ होता है सबसे ज्यादा, तो हमारे ब्रेन में। ब्रेन में, ब्रेन का यूनिट होता है न्यूरॉन, और न्यूरॉन का जो बोन, गलत बताया है, नहीं गलत बताया है, बोन्स। सबसे ज्यादा दिमाग में होता है सोडियम। जो न्यूरॉन का एक्सोन वाला पॉइंट होता है ना, एक्सोन, तो वो एक्सोन और एक्सोन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके अंदर सोडियम मेटल रहता है। सोडियम के लिक्विड में ही ये अपने सिग्नल्स ट्रांसफर करते हैं। चलो छोड़ो, ये बता देंगे बाद में, है ना, MCQs करवाऊंगी किसी दिन तो बता दूंगी, छोड़ो। अब आती है सोडियम के और कितने होते हैं। तो सोडियम के दो और होते हैं। एक और तो वही है जो आपको बोरोन का बताया था मैंने, कौन सा, बोरेक्स। बोरेक्स को क्या बोलते हैं हम, सुहागा। तो बोरेक्स का फॉर्मूला क्या था, देखो Na2B4O7 और 10H2O। तो देखो यहां से कौन कौन सी मेटल निकाल सकते हैं, B4 बोरोन, Na4 सोडियम, दोनों निकाल सकते हैं, इसलिए इन दोनों का और बना दिया। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, और यही आपको ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। देखो दूसरे को कहा जाता है, 2 नंबर पे जो और होता है उसको कहते हैं चिले सोल्ट पीटर। दूसरे को कहते हैं चिले सोल्ट पीटर, सोल्ट पीटर। कंफ्यूज मत होना, एक होता है सोल्ट पीटर, एक होता है चिले सोल्ट पीटर। हिंदी में इसका थोड़ा सा अलग नाम होता है, इसे कहा जाता है चिली सोरा, चिली सोरा। ठीक है, अगर इसका फॉर्मूला पूछे तो ये होता है सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, NaNO3। इसको सोडियम नाइट्रेट को ही कहा जाता है चिले सोल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। यहां पर लगे हाथों आप एक और लिख लो, पोटेशियम के, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम भी कहाँ होता है, तो हमारे लीवर के पास होता है, हमारी किडनी के पास होता है, और हमारे ब्लड में भी पोटेशियम होता है। पोटेशियम का एक ही और होता है, कौन सा, तो पोटेशियम के और को बोलते हैं सोल्ट पीटर।
और हिंदी में कहा जाता है सोरा। देखो वो है चिली सोल्ट पीटर NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ये है सोल्ट पीटर, ये होता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है जानते हैं आप? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? मैम ने पढ़ाया है आपको, इसको बारूद कहा जाता है, गन पाउडर या बारूद, गन में भरे जाने वाला बारूद पोटेशियम नाइट्रेट। हाँ सोरा के का इंजीनियर प्रदीप तिवारी, आपने बहुत सही आंसर दिया। ठीक है, तो चिले सोल्ट पीटर पूछा जाए तो वो सोडियम का होता है, बट सोल्ट पीटर पूछा जाए तो वो किसका होता है? पोटेशियम का होता है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और पोटेशियम सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो हमारे लीवर के अंदर होता है। आप आंसर दे सकते हैं, लीवर के अंदर ज्यादा होता है। नेक्स्ट मेटल है आपका जिंक। नेक्स्ट है जिंक। नेक्स्ट है आपका जिंक, जिसको कहा जाता है Zn। अगर पूछे जिंक हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ होता है, आपको आंसर देना है सलाइवा में, आपको आंसर देना है टीयर्स में, आपको आंसर देना है इंसुलिन हार्मोन में, और इसके अलावा आपको आंसर देना है ब्लड में। तो हमारे बॉडी में जो जिंक होता है वो हमारी लार में होता है, और हमारे आंसुओं में, इंसुलिन हार्मोन में, और ब्लड में। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि जिंक के और कितने होते हैं? तो जिंक के मेन जो होते हैं वो 2 और होते हैं, वैसे तो 3 होते हैं, तीसरा भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। पहले को बोला जाता है जिंकाइट, पहले और का नाम होता है जिंकाइट, और जिंकाइट का फॉर्मूला क्या होता है? ZnO, और ये ZnO बनाने में काम आता है नकली दांत, आर्टिफिशियल टीथ बनाने में काम आते हैं। जब आपके दांत टूट जाते हैं, आप डॉक्टर के पास नकली दांत लगवा के लाते हैं, तो उसको क्या, वो किसका बना हुआ होता है? जिंक ऑक्साइड का। ठीक है, दूसरा इसका और होता है कैलेमाइन, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला। और आरआरबी के लास्ट पेपर का भी क्वेश्चन है, एक दिन पेपर देख रही थी मैं, उसमें भी आया था कैलेमाइन। कैलेमाइन किस धातु का और होता है? तो आपको बताना होता है कैलेमाइन जिंक धातु का और होता है। एक और भी होता है जिंक ब्लेंड होता है, वो तो चलो नहीं भी याद करोगे, पूछा भी नहीं जाता है, ये जिंक ब्लेंड होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है जिंक। नेक्स्ट मेटल आप लिख सकते हैं यूरेनियम, बहुत ज्यादा जरूरी। यूरेनियम, यूरेनियम का सिंबल क्या होता है? U। और यूरेनियम आपने स्कूल में पढ़ा है, क्या होता है यूरेनियम? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? अनस्टेबल एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। अनस्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि उनका एटॉमिक मास क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, चलो वो बाद की बात है, सारी बातें भूल जाओ। यूरेनियम का और मैंने स्टार कर दिया है, बहुत ही बार यूरेनियम थोरियम दोनों का और पूछा जाता है, दोनों का और हमेशा के लिए आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यूरेनियम के और को क्या बोलते हैं हम? पिच ब्लेंड, इसको कहा जाता है पिच ब्लेंड। अगर इसका फॉर्मूला पूछे, इसका कभी कभी फॉर्मूला दिया हुआ होगा, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है U3O8। U3O8 बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है U3O8 ये किसका और है? तो आपको क्या बताना है? थोरियम का और है। और यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, पोलोनियम, ये सब क्या होते हैं? रेडियम, रेडोन, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट? वो बाद की बात है, जब हम पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। क्लियर है? इसके बाद लिख लो आप थोरियम। एक क्वेश्चन आता है, इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलता है? इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा रेडियो, अरे मॉडरेटर में यूज नहीं होता है सोनू, क्या चाहते हो? अगर इसको मॉडरेटर में यूज कर लिया तो वहीं बम ब्लास्ट हो जाएगा, वहीं बम फट जाएगा। क्या चाहते हो तुम? ठीक है, थोरियम। हाँ सोनू जी, एज ए मॉडरेटर यूज नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर रिएक्शन में काम आता है, बिजली बनाने के लिए। तुम यार मॉडरेटर कर रहे हो। थोरियम का सिंबल होता है TH।
पूछा जाए इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है? थोरियम। कहाँ होता है? तो झारखंड में एक जगह है जिसका एक इसका और है, देखो इसका थोरियम का और कौन सा होता है? मोनाजाइट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोनाजाइट। मोना से मोना डार्लिंग नहीं होती, वैसे याद कर लो, मोनाजाइट। और इस मोनाजाइट की खादानें मिलती हैं कहाँ पर? झारखंड में एक जादूगीड़ा जगह है, अगर आप जानते हो तो जादूगीड़ा जगह है जहां पर मोनाजाइट की ओर मिलती हैं, मोनाजाइट की ओर मिलती हैं। हाँ भैया, यूरेनियम को मॉडरेटर की तरह नहीं, एज ए फ्यूल की तरह यूज किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हाँ जादूगोड़ा है या जादूगीड़ा? जादूगोड़ा होगी शायद, अगर आप बोल रहे हैं तो, मुझे नहीं पता। जादूगीड़ा या जादूगोड़ा जगह है जहां पर ज्यादा होता है। ठीक है, इतने आपको और याद करने थे, इतनी आपको मेटल्स के बारे में कुछ कुछ और इतने सारे याद करने थे। अब आप में दिक्कत आती है कि अब आप बोलेंगे कि मैम इतने सारे कैसे याद करें? तो ज्यादा नहीं, मैं बताती हूँ कौन कौन से याद करो। एक हो गया कैलेमाइन, एक हो गया डोलोमाइट, एक हो गया बोरेक्स, एक हो गया वर्मिलियन, एक आप याद कर सकते हैं यही वाला पिच ब्लेंड, एक याद कर सकते हैं आप कैलेमाइन, एक याद कर सकते हैं मोनाजाइट। ये कुछ कुछ हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अब आपको कुछ नोट डालकर आपको मैं क्वेश्चंस भी करवा रही हूं लास्ट ईयर के एग्जाम में जो पूछे हुए, या ये क्वेश्चंस आ भी सकते हैं आपके एग्जाम में, ये आपको पढ़ने हैं। देखो देखो कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूं मैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा रेयरेस्ट एलिमेंट कौन सा है? बता देंगे कौन सा एलिमेंट है रेयरेस्ट, सबसे कम पाए जाने वाला एलिमेंट? जल्दी बताइए कौन सा होता है सबसे कम पाए जाने वाला एलिमेंट? भूपर्पटी में सबसे कम पाए जाने वाला तत्व? ठीक है, अगर पूछा जाए तो इसका आंसर होता है एस्टेटिन। अगर इसका आंसर पूछे तो एस्टेटिन। और एस्टेटिन क्या होता है? मैम ने पढ़ा है, एक हैलोजन एलिमेंट होता है। और हैलोजन एलिमेंट क्या होते हैं? जो सोल्ट बनाएं, जो नमक बनाएं। तो आपको याद रखना है AT, AT इसका सिंबल होता है, AT एंटीमोनी नहीं होता है, एस्टेटिन होता है। ठीक है, उसके बाद आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, फ्यूचर मेटल किसको कहा जाता है? फ्यूचर मेटल, भविष्य की धातु। देखो एक होता है फ्यूचर फ्यूल, हाइड्रोजन गैस है ना, और अगर आपसे पूछे फ्यूचर मेटल किसको, भविष्य का धातु, तो प्लेटिनम। प्लेटिनम तो किसको कहेंगे? पीटी को। पीटी बोले तो प्लेटिनम। और प्लेटिनम को और क्या कहा जाता है? सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड कहा जाता है इसको, सफेद सोना भी इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आपसे पूछा जाए कि जियोलाइट कहां यूज होता है? जियोलाइट, जियोलाइट बता सकते हैं जियोलाइट कहां यूज होता है? जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे वो तो बता सकते हैं। देखो जियोलाइट कहां यूज होता है, बहुत बार आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे, आरआरबी में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है जियोलाइट वाला। देखो जियोलाइट कहां यूज होता है? जियोलाइट यूज होता है हार्ड वाटर की हार्डनेस रिमूव करने के लिए, कठोर पानी की कठोरता को दूर करने के लिए, हार्ड वाटर की हार्डनेस रिमूव करने के लिए, हार्डनेस रिमूव करने के लिए। हिंदी में क्या कहा जाएगा? हिंदी में कहा जाता है, नहीं वाटर प्यूरिफिकेशन नहीं बोलेंगे इसको, हाँ इसी को व्हाइट गोल्ड बोलते हैं, लिख तो दिया मैंने। हार्ड वाटर क्या होता है? या तो बोल सकते हैं इसको कठोर पानी, या बोल सकते हैं खारा पानी, खारा पानी। और हार्ड वाटर किसको कहा जाता है? ऐसा वाटर जिसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट आयंस की इंप्योरिटी होती हो, आयंस की इंप्योरिटी हो। खारा पानी ऐसा पानी जो मतलब डिटर्जेंट के साथ क्या ना दे, झाग ना दे, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर की हार्डनेस, कठोरता रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है? जियोलाइट। एक और भी प्रोसेस होती है EDTA, वो आगे पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। EDTA भी यूज होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि आपने देखा होगा
एक क्वेश्चन आता है कि जो क्रैकर्स होते हैं, जो पटाखे होते हैं, तो पटाखों में जब ऊपर जाकर बहुत सारे कलर की लाइट एमिट होती है, देखा ना आपने, बहुत सारे कलर की लाइट निकलती है, ग्रीन कलर की, रेड कलर की, येलो कलर की। तो ये क्वेश्चन आते हैं कि क्रैकर्स में रेड कलर की लाइट किस मेटल के जलने से आती है। ठीक है, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रैकर्स में जो येलो कलर की लाइट आती है वो किस मेटल के जलने से आती है। और सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि क्रैकर्स बनाने में या पटाखे, अरे भैया यही तो क्वेश्चन है, और कौन से क्वेश्चन दे दूं, मैं यही करवा रही हूं आपको। ठीक है, मुझे पटाखे बनाने में कौन सी मेटल का उपयोग किया जाता है, आपको आंसर देना है पोटेशियम, मेनली पोटेशियम यूज होता है। ठीक है, नहीं ब्रोमीन भी गलत बताया, बोरेक्स भी गलत बताया, गौतम कुमार आपने गलत आंसर दिया। आपसे पूछे कि जो क्रैकर्स हैं उनके अंदर लाल कलर किस धातु के जलने से आता है। देखो इसकी पूरी लाइन क्वेश्चन कैसे आएगा कि रेड कलर इज एमिट इन क्रैकर्स इज ड्यू टू बर्निंग ऑफ विच मेटल। पटाखों में लाल कलर कौन सी धातु के जलने से बनता है, लाल कलर कौन सी धातु के बनने से बनता है। तो आपको याद रखना है जो रेड कलर होता है पटाखों में वो आता है स्ट्रोंटियम मेटल के, स्ट्रोंटियम, रेड कलर इन क्रैकर्स। चलो बताइए, लिख ही देती हूं मैं, रेड कलर इन क्रैकर्स, पटाखों में लाल रंग, देखो हिंदी में हो जाएगा पटाखों में लाल रंग किस धातु के जलने से, तो स्ट्रोंटियम, स्ट्रोंटियम धातु के जलने से आता है। और इसका सिंबल क्या होता है, SR, हिंदी में स्ट्रोंसियम लिखा जाता है, स्ट्रोंसियम। अब पूछे आपसे कि ग्रीन कलर किसकी प्रेजेंस से होता है। नेक्स्ट पूछे हरा रंग, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर इन क्रैकर्स, हरा रंग, तो आपको बताना है बेरियम धातु के जलने से आता है। बेरियम का सिंबल क्या होता है, BA, बेरियम धातु के जलने से कैसा कलर, ग्रीन कलर। क्या हो गया, स्ट्रीम ऑफलाइन हो गई। एक बार कमेंट करके बताना सब सही चल रहा है, जल्दी बताओ। सब सही चल रहा है, ऑफलाइन हो गया स्ट्रीम शायद। अरे साउंड आ रही है, सही है, मेरी साइड से ऑफलाइन क्यों हो गया फिर। ऑफलाइन क्यों दिखा रहा है यहां से, ऑल ओके, चलो ठीक है, यहां से चलने तो कोई बात नहीं, बच्चों तक जाना चाहिए। इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट कब होंगी, कितना ही टेक्नोलॉजी को सुधार लो, इंडिया में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ ही जाती है। और हम लोगों ने, ट्रस्ट करो, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी सुधारने पे पिछले 2 महीने से तो मैं टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हूँ, ये मान लो आप, फिर भी सही नहीं हो रही है। देखो नेक्स्ट आपसे पूछे कि क्रैकर्स में येलो कलर किसकी वजह से आता है, जो पीला कलर आता है पटाखों में वो किस धातु के जलने से आता है। तो आपको आंसर क्या देना है, पीला कलर किस मेटल के, किस मेटल के जलने से आता है, तो आपको बताना है सोडियम। आपने मेल कर दिया मुझे वो MCQs, हाँ इंग्लिश, हाँ चलो वो कल कर देना, फिर मैं कल एक साथ बच्चों को दे दूंगी। ठीक, कोई बात नहीं। तो देखो मैंने आपके MCQs पे काम करवा दिया, कल तक आपको MCQs मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद करना है तो कि पीला रंग किसकी वजह से होता है, सोडियम की वजह से होता है। ठीक है, अब आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फायर फ्लाई। फायर फ्लाई क्या होता है, जुगनू। आपने देखा होगा जुगनू जो होते हैं वो रात को चमकते रहते हैं, जुगनू से रात को लाइट एमिट होती रहती है, और वही लाइट सनलाइट की एब्सेंस में आपको उसमें चमक से दिखने लग जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि जो फायर फ्लाई होते हैं, जो जुगनू होते हैं, जुगनू में रात को जो लाइट जलती है तो वो किस मेटल की बर्निंग से आती है। मतलब
कि जुगनू में एक मेटल होता है, वो मिनरल की फॉर्म में होता है, और जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है जुगनू के अंदर तो वो मेटल जलता है और वो लाइट एमिट होती रहती है। दिन में भी होता है, दिन में इतनी ज़्यादा सनलाइट होती है कि हमें दिखता नहीं है, रात को हमें सनलाइट के एब्सेंस में दिख जाता है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, आपको याद करना है कि जुगनू में जो लाइट एमिट होती है वो किस धातु के जलने से होती है, तो व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, सफेद फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस 3 कलर के होते हैं, येलो, रेड, व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हमें ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। मम्मी कहती है ना ज्यादा चॉकलेट खाओगे तो कैविटी हो जाएंगी या दांत खराब हो जाएंगे। तो क्वेश्चन आता है कि चॉकलेट में कौन सी मेटल एक्सेस अमाउंट में होती है जिससे हमारी कैविटी या हमारा रूट पार्ट खराब हो जाता है या हमारे मसूड़े खराब हो जाते हैं। तो चॉकलेट में 2 मेटल होती हैं, कौन कौन सी, एक निकिल और दूसरी कौन सी होती है, लेड। लेड बोले तो पीबी। तो आपको याद रखना है चॉकलेट में निकिल और लेड दोनों मेटल होती हैं, इसीलिए नहीं खानी चाहिए। पूछा जाए आपसे रेड फॉस्फोरस कहाँ यूज होता है, रेड फॉस्फोरस कहाँ यूज होता है, ये तो मुझे लगता है सब बच्चों को पता होगा। रेड फॉस्फोरस क्या बनाने में काम आता है, मैस्टिक बनाने में काम आता है। क्या, माचिस की तिल्ली बनाने में काम आता है, माचिस की तिल्ली बनाने में काम आता है, माचिस की स्टिक बनाने में काम आ जाता है। ठीक है, हाँ मिनी माटा हो जाता है बीमारी। ठीक है ठीक है ठीक है, रख दो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इम्प्लांट होते हैं, इम्प्लांट का मतलब क्या होता है। आप कभी हॉस्पिटल में गए होंगे, आपने देखा होगा एक बोर्ड के ऊपर लिखा नाम लिखा होता है, एक रूम है उसके आगे लिखा हुआ होता है, उसके आगे लिखा हुआ होता है इम्प्लांट, इम्प्लांट रूम, या आप इसको बोल सकते हैं आर्टिफिशियल रोड या आर्टिफिशियल बोन। जब आपका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो आप हड्डी लगवाते हैं, हड्डी की जगह आपकी हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर एक रोड लगाता है ना। तो वो क्वेश्चन आता है कि वो रोड कौन सी मेटल की बनी हुई होती है, इम्प्लांट कौन सी मेटल के द्वारा बनाए जाते हैं, कौन सी धातु के द्वारा, या आर्टिफिशियल जो बोन होती हैं, या आप इसको बोल सकते हैं रोड जो रोड बनाई जाती हैं वो कौन सी मेटल की लगाई जाती हैं। ठीक है, कोई ऐसी मेटल यूज में ली जाती है जो पानी से सड़ती गलती नहीं है, तो आपको यहां पर आंसर देना है टाइटेनियम मेटल, टाइटेनियम, इसके बनाए जाते हैं इम्प्लांट। इम्प्लांट प्लेटिनम की नहीं बनती है, नमो बिल्कुल नहीं बनती है। प्लेटिनम की नहीं बनती है, कहां से पढ़ा आपने। चार पांच और भी क्वेश्चंस हैं आपके यहां से, देखो क्या क्या क्वेश्चन है। हाँ सही बताया आपने सोनू। देखो ये तो क्वेश्चन सबको ही पता होगा, सिलिकॉन का यूज क्या होता है। मुझे लगता है कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको सिलिकॉन का यूज ना पता हो, है ना। तो क्या सिलिकॉन का यूज क्या होता है, तो मैम सिलिकॉन सोलर सेल बनाने में काम आता है, सोलर सेल या सोलर पैनल बनाने में काम आता है। पढ़ा होगा ये तो आपने, सोलर पैनल या सोलर सेल बनाने में काम आता है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट, अरे पैनल में ईएल आएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि लिक्विड सोडियम का यूज कहाँ होता है, लिक्विड सोडियम, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। लिक्विड सोडियम का यूज कहाँ होता है, हिंदी में बोलेंगे द्रवित सोडियम का उपयोग। लिक्विड सोडियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए कूलेंट किया जाता है, एज ए कूलेंट होता है। और किस में, कूलेंट का मतलब होता है प्रशीतक, ठंडा रखने के लिए कूलेंट। और कहां पर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में।
क्या यूज होता है? तो लिक्विड सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है कि जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है, ये सारे लिक्विड वाले पॉइंट आज लिख ही लो आप। लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग कहां होता है? द्रवित हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आग लगाता है, पता है ना आपको। द्रवित हाइड्रोजन का उपयोग, द्रवित हाइड्रोजन का उपयोग, तो लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग होता है एज ए रॉकेट फ्यूल, एज ए रॉकेट फ्यूल, रॉकेट ईंधन के रूप में, रॉकेट ईंधन के रूप में। और रॉकेट में जो ईंधन भरा जाता है उसको प्रोपिलेंट कहा जाता है, उसको प्रोपिलेंट कहा जाता है। अब आपसे पूछे लिक्विड अमोनिया कहाँ यूज होती है? तीनों लिक्विड वाले पॉइंट याद होने चाहिए आपको। लिक्विड अमोनिया कहाँ, द्रवित अमोनिया कहाँ उपयोग में ली जाती है? तो लिक्विड अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट यूज होती है, एज ए रेफ्रिजरेंट यूज होती है। और कहाँ पर? तो फ्रिज में या फिर एसी में। कहाँ पर? एसी एंड रेफ्रिजरेटर में यूज होती है, एसी एंड फ्रिज में यूज होती है। ठीक है, सही आंसर दिया। हाँ चलो एक क्वेश्चन और बताती हूं मैं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सॉलिड आयोडीन का कलर कैसा होता है? बता सकता है कोई मुझे? आप में से कोई बता सकता है? जल्दी बताओ, सॉलिड आयोडीन का यूज क्या होता है? सॉलिड आयोडीन का कलर कैसा होता है? ठोस आयोडीन का कलर कैसा होता है? ये मैं आपको वापिस भी बताऊंगी पीरियोडिक टेबल में कि कलर कब चेंज होते हैं, ये भी बताऊंगी मैं आपको। मनोज कुमार यादव, थैंक यू सो मच, जल्दी बताओ। लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया यूज होती है बेटा रेफ्रिजरेटर में, एज ए रेफ्रिजरेंट। जो आपका रेफ्रिजरेटर में जो वेपर कंप्रेशन साइकिल होता है उसमें यूज होता है, ये कंप्रेशन के अंदर यूज होता है। ठीक है, नहीं ब्राउन भी गलत है। इंजीनियर तिवारी तुमने आज पहली बार कोई आंसर गलत बताया है। मनोज कुमार यादव ने सही आंसर दिया है, ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, काले रंग का होता है। सॉलिड वाला जो होता है वो होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, तो सॉलिड आयोडीन का कलर पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, इसके अलावा देखो इस मेटल से, मेटल में आपको इतना ही पढ़ना था, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और अलॉय, ये सब याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस है मेटल के, तो वो मैं पीएनजी बना कर लाऊंगी तो आपके स्क्रीन पे चलाऊंगी, तो आप वहां से आंसर कर सकते हैं। बस मेटल के लिए इतना सफिशियंट है। अब आपको पढ़ना है नॉन मेटल। नॉन मेटल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और वो भी आपको सारे पढ़ने हैं। जल्दी से नॉन मेटल आज या कल तक सारा नॉन मेटल खत्म हो जाएगा आपका। उसके बाद हम अगला चैप्टर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन मेटल। जय श्री राम, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो नहीं, उनको नहीं पीना चाहिए। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनको नींबू पानी में चीनी डाल के नहीं पीनी चाहिए कभी भी। ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है सर। जो बीपी का प्रेशर होता है, जो आपका ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत लो हो जाता है, इसलिए नहीं पीना चाहिए। जय श्री राम, मैंने आपका आंसर दे दिया है, आपका आंसर दे दिया है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जिस इंसान को बीपी लो की प्रॉब्लम है तो वो इंसान कभी भी नींबू के अंदर चीनी डाल, नींबू के अंदर कभी भी चीनी डाल के नहीं पीनी चाहिए। नमो जी पूछ रहे हैं
अच्छा मोनोक्लिनिक बता दो। मोनोक्लिनिक यूज होता है सर एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करने में, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करने के लिए। एक होते हैं मोनोक्लिनिक सेल्स और एक होती है स्प्लीन सेल्स। स्प्लीन वाली सेल्स और मोनोक्लिनिक वाली सेल्स को आपस में मिलाकर हाइब्रिडिज्म, जो हाइब्रिड प्रोसेस होता है उसके थ्रू आपकी एंटीबॉडीज बनाने की प्रोसेस होती है ये। चलो अब सोनू, आप लोग फालतू के क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाइट कैसे बढ़ती है। अब मैं तुम लोगों को ये बताऊं कि हाइट कैसे बढ़ती है। लटकने से बढ़ती है, लटक जाओ, ठीक है, लटकने से हाइट बढ़ती है। चलो अब लिखते हैं नॉन मेटल। नेक्स्ट है आपका नॉन मेटल, और हिंदी में इसको क्या कहा जाएगा? हिंदी में इसको अधातु कहा जाएगा। नॉन मेटल से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देवाशीष झारखंड पूछ रहे हैं मैम, कार ड्राइवर का प्रोटेक्शन के लिए जो एयर बैग होता है उसमें कौन सी गैस, आपने ये पूछना चाह रहा होगा, उसमें कौन सी गैस होती है? हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। गाड़ी का जो एयर बैग होता है, एयर बैग, एयर बैग तो समझते ही होंगे, जब एक्सीडेंट होती है गाड़ी का इंजन हिट करता है तो वो फूल जाते हैं, उसके अंदर एयर कहाँ से आती है? तो बेटा उसके अंदर रहता है सोडियम एजाइड, उसके अंदर रहता है पहले से सोडियम एजाइड। और ये जो सोडियम एजाइड टूटता है, अब वो अलग अलग गाड़ी में अलग अलग आता है, तो यहां से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिलीज होती हैं, और वही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर बन के गाड़ी के उसमें एयर बैग में आ जाता है। देवाशीष झारखंड, ठीक है। देवाशीष तुम एक तो क्लास में लेट आते हो, आते ही तुम पूरी क्लास को डिस्टर्ब करने लग जाते हो, बाद में क्वेश्चन पूछा करो तुम। ठीक है देवाशीष, क्या होता है यहाँ पर? सोडियम एजाइड NaN3 होता है। ये सॉलिड फॉर्म में भरा जाता है, जैसे गाड़ी हिट करेगी इसका ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होने से यहाँ सोडियम गैस निकलेगी, और सोडियम गैस कहाँ, सॉरी यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकलेगी, और नाइट्रोजन गैस जाकर कहाँ भर जाएगी? एयर बैग में भर जाएगी। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि गाड़ी के एयर बैग में कौन सी गैस होती है, आपको क्या बताना है? नाइट्रोजन गैस होती है। आगे बता देती हूँ वैसे मैं, पर आपने पूछ लिया, कोई बात नहीं। जिब्रेलिन, आपका आंसर है जिब्रेलिन, गुप्ता विकास। जिब्रेलिन भी है, और इसका आंसर आप बोल सकते हैं एब्सिसिक एसिड भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। चलो अब आते हैं नॉन मेटल में। नॉन मेटल को बोलते हैं अधातु, अधातु, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होती हैं? पहली बात तो मेटल क्या बताई थी मैम ने? मेटल्स मैम ने बताया था कि ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज हो उनको हम मेटल्स बोलते हैं। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं? तो अरे तुम लोग ना रोज मुझसे डाउट पूछते हो, मैं तुम लोगों के डाउट क्लियर कर देती हूँ, फिर तुम लोग थैंक यू तक भी नहीं बोलते हो मैम को। तुम लोग कितनी मतलब कैसे हो तुम लोग, है ना? कभी थैंक यू भी बोल दिया करो। देखो नॉन मेटल्स क्या होती हैं? तो ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हो बेसिकली, उनको क्या कहा जाता है? नॉन मेटल्स। तो आपको याद रखना है नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है जो ऐसे तत्व जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उनको हम क्या कहते हैं? तो नॉन मेटल्स कहते हैं। तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। और पॉजिटिव की बात करूं तो पॉजिटिव कौन से होते हैं? मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको हिंदी में बोलना है ये विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। देवाशीष जी तो जब भी ऑनलाइन आते हैं, देवाशीष झारखंड, तो सिर्फ क्वेश्चन पूछने आते हैं, और कभी भी इतने मतलब अनग्रेटफुल हैं, कभी भी मैम को थैंक यू तक बोलते नहीं है ये। चलो इतना बड़ा थैंक यू भी मत टाइप करो, बहुत हो गया। नेक्स्ट देखो, मैंने बताया था जो मेटल्स होती हैं, तो मेटल्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और बेसिकली जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब मेटल्स की मैंने बताया था
मेटल्स में मैंने बताया था आपको कि मेटल्स होती हैं, उनकी फिजिकल स्टेट कितनी फॉर्म में होती है? दो फॉर्म में, या तो वो सॉलिड होती हैं या वो लिक्विड होती हैं। अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो ऑलमोस्ट सारी मेटल क्या है? सॉलिड ही हैं। और अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में कौन सी मेटल बताई थी मैम ने? मरकरी, ठीक है। बट अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल तीनों फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तीनों भौतिक अवस्था में पाए जाते हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 इज सॉलिड, नंबर 1 इज सॉलिड, जिसको कहा जाता है ठोस। अगर मैं ठोस की बात करूं तो कार्बन एक नॉन मेटल है और वो कैसी फिजिकल स्टेट में होता है? ठोस होता है, ठीक है, सॉलिड होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डायमंड, डायमंड क्या होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। और डायमंड क्या होता है? एक नॉन मेटल होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी क्या होता है? एक नॉन मेटल, और वो किस फिजिकल स्टेट में होता है? सॉलिड, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में कौन सा नॉन मेटल पाया जाता है? तो एक ही होता है, एक। और एक में कौन सा होता है? बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चे, ब्रोमीन। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन सा एक नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। तो आपको आंसर क्या देना है? ब्रोमीन, ब्रोमीन। सेम नाम हिंदी में ब्रोमीन। तीसरी अवस्था कौन सी होती है? तीसरी भौतिक अवस्था की बात करूं, तीसरी फिजिकल स्टेट की बात करूं तो मैम तीसरी होती है गैस। अब गैस, जितने भी आप गैस के नाम जानते हो सारी गैस लिख डालो आप। नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, ये आप लिख सकते हैं क्या? तो आप लिख सकते हैं नोबल गैस। नोबल गैस जिनको बोला जाता है उत्कृष्ट गैसेस, उत्कृष्ट गैसेस। तो मैम नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है बेसिकली, तो उनको नॉन मेटल कहा जाता है। और नॉन मेटल की तीनों स्टेट होती हैं, सॉलिड में भी होती हैं, लिक्विड में भी होती हैं और गैस में भी होती हैं। नेक्स्ट कुछ 3-4 बातें आपको एक्सेप्शन के साथ याद रखनी है। देखो, जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो इनके पास फ्री चार्ज नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है नॉन मेटल्स के पास जब चार्ज नहीं है तो हम इनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा सकते, ठीक है। इसीलिए नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो आपको याद रखना है नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो अधातु होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं, अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं, इनसे हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा सकते। बट यहां पर एक्सेप्शन होती हैं 2। कौन कौन सी? देखो यहां पर 2 एक्सेप्शन आते हैं। कौन कौन सा? आपको अपवाद लगा के लिखना है कि बट ग्रेफाइट एंड फुलरीन। बट ग्रेफाइट, एक्सेप्शन का मतलब होता है इस लाइन को फॉलो ना करने वाला। एक्सेप्शन यहां पर क्या क्या लिखेंगे? एक तो ग्रेफाइट लिखेंगे और एक ग्रेफाइट से ही बनी हुई चीज ग्रेफीन भी होती है, या आप लिख सकते हैं फुलरीन, या आप लिख सकते हैं फुलरीन। ये दोनों क्या होती हैं? ये दोनों नॉन मेटल्स होती हैं बट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, कार्बन की फॉर्म होते हैं तो यहीं आ गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स आर नॉन मेटल्स एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए क्या हो गए? एक्सेप्शन हो गए हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो नॉर्मली सॉफ्ट होती हैं। जैसे अगर मैं मेटल की बात करूं तो वो बहुत हार्ड होती हैं, बट अगर नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल्स नॉर्मली सॉफ्ट होते हैं, ये मुलायम होते हैं। एक नॉन मेटल ऐसा है जो बहुत हार्ड है, आपको याद ही रखना है। इस लाइन का एक्सेप्शन पूछा जाए आपसे कि कौन सा नॉन मेटल है जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो आपको पता ये कौन सा होता है? डायमंड। डायमंड बता चुकी हूं मैं यहां पर। डायमंड क्या होगा? बहुत ही ज्यादा, नॉन मेटल में आता है डायमंड, हीरा नॉन मेटल में आता है, बट ये क्या होता है? बहुत ज्यादा हार्ड होता है। और हार्ड क्यों होता है तो ये भी मैं बता चुकी हूं कि इसकी स्ट्रक्चर की वजह से, टेट्रावैलेंट या टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है? ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। नेक्स्ट आते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो वेरी लो होते हैं। नॉन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। बट
कुछ नॉन मेटल्स हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, लाइक आप बता सकते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। लाइक आप बता सकते हैं डायमंड, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। अब मैं वापिस नहीं लिखवाऊंगी, दोनों का पीछे मैं कार्बन वाले चैप्टर में लिखवा चुकी हूं, ठीक है। वापिस नहीं बताऊंगी कि ग्रेफाइट का कितना होता है, डायमंड का कितना होता है, बार बार नहीं बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखो क्या याद रखना है, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन लस्टर्स होते हैं। नॉन लस्टर्स का मतलब समझते हैं, मतलब इनमें चमक नहीं होती है, इनमें चमक नहीं होती है मेटल्स की तरह। मेटल्स में तो बहुत चमक होती है। अगर इसका एक्सेप्शन बताया जाए तो डायमंड, डायमंड एक नॉन मेटल है फिर भी उसमें चमक होती है। तो ये सारे एक्सेप्शंस कुछ कुछ हैं वो याद कर लो। नॉन मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, ऑब्वियसली बात है डेंसिटी कम होगी उनकी, ठीक है। तो नॉन मेटल की डेंसिटी कम है, बट कार्बन एक नॉन मेटल है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट याद रख लो कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक दो को छोड़ के। कौन कौन सा, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। आपसे पूछा जाए नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है तो सॉफ्ट होती हैं, बट एक को छोड़ दो, कौन सा, डायमंड। ये चमकीले नहीं होते, किसको छोड़ दो, डायमंड को। आपसे पूछे कि मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है इनका, कम होता है ना। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको किस में याद रखने, नॉन मेटल्स में याद रखने हैं। अब नॉन मेटल में क्या आता है तो मैम कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो भैया ना मेटल में आता है ना नॉन मेटल में आता है, बट जो बेसिक क्वालिटीज होती हैं हाइड्रोजन की वो नॉन मेटल्स में ही आती हैं। तो हाइड्रोजन मैं नॉन मेटल में ही पढ़ाऊंगी आपको। उसके बाद मैम आप बता सकती हैं डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया, है ना, ये सब किस में आते हैं, नॉन मेटल में। और नोबल गैसेस भी कहाँ आती हैं, नॉन मेटल में। तब आपको एक एक करके ऑलमोस्ट सारी की सारी नॉन मेटल पढ़नी है। हाँ देवाशीष, बिल्कुल। आप 22 से लेकर 24, 22.5 से लेकर 24.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, डिग्री 22.5 से 24.5 डिग्री के एंगल से होता है, ठीक है। अब देखो नॉन मेटल में सबसे पहला मैंने लिखा है नाइट्रोजन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन एलिमेंट लिखा है मैंने यहां पर। अब नाइट्रोजन से देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हर लाइन में क्वेश्चन होगा और हर एग्जाम में मिलेगा आपको, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन की खोज किसने की, तो आपको बताना है नाइट्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। नाइट्रोजन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। और क्या क्या किया था रदरफोर्ड ने, मैम बायोलॉजी समझ में नहीं आ रही थी, आपसे पढ़कर बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलो अच्छा है, ऐसा ही आपको केमिस्ट्री में लगने लग जाएगा मुझे लगता है, ठीक है। देखो तो नाइट्रोजन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो नाइट्रोजन एलिमेंट होता है, मैं एलिमेंट की बात कर रही हूं, वो हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा होता है। तो आपको याद रखना है मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन, एलिमेंट की बात कर रही हूं मैं, एलिमेंट या गैस भी बोल सकते हैं। एलिमेंट किस किस फॉर्म में हो सकता है, मेटल नॉन मेटल की फॉर्म में, नॉन मेटल क्या होती है, गैस की फॉर्म में हो सकती है। मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन एटमॉस्फेयर या इन एनवायरमेंट, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है नाइट्रोजन का यूज कहां होता है, इट इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इट इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। किस में भरा जाता है नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में, विद्युत बल्ब में। और विद्युत बल्ब में किस गैस के साथ, अगर आपसे पूछा जाए तो विद्युत बल्ब में दो गैस होती हैं, कौन कौन सी गैस होती हैं, तो आर्गन प्लस नाइट्रोजन, आर्गन प्लस नाइट्रोजन। अगर आपसे परसेंटेज पूछा जाए तो 85% में क्या होता है, आर्गन, 15% में क्या होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। और इलेक्ट्रिक बल्ब का अगर फिलामेंट पूछे कि इसका फिलामेंट किसका बना हुआ होता है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट को हिंदी में बोलते हैं तंतु। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का सिंबल और मैं आपको मेल्टिंग पॉइंट पहले लिखा चुकी हूं, तो मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे इलेक्ट्रिक बल्ब का फ्यूज वायर किसका बना हुआ होता है, फ्यूज वायर जो फ्यूज होने वाला वायर होता है, तो वो किस किस का बना होता है मैम, टिन
प्लस लेड का Sn प्लस Pb का बना हुआ होता है। ये आपके इलेक्ट्रिक बल्ब से क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। चलो 1 मिनट दो, पानी पी लूं, गला सूख गया। नेक्स्ट देखो आपका नाइट्रोजन से क्या पॉइंट होगा। नेक्स्ट होगा इट इज फिल्ड इन एरोप्लेन्स टायर। इट इज फिल्ड इन एरोप्लेन्स टायर। हवाई जहाज के टायर में भरी जाती है। हवाई जहाज के टायर में भरी जाती है। वैसे हवाई जहाज के टायर में नाइट्रोजन हीलियम दोनों भर सकते हैं आप, ठीक है। हाँ बताऊंगी, नाइट्रोजन अमोनिया दोनों बताऊंगी। अमोनिया कैसे बनती है वो भी बताऊंगी, डोंट वरी, है ना, बताऊंगी। अमोनिया का पूछा हुआ होगा देवाशीष, अमोनिया का पूछा गया होगा। ठीक है, तो एरोप्लेन के टायर में हीलियम भी भरा जाता है, नाइट्रोजन भी भरा जाता है। बट ऐसा कहा जाता है कि सर्दियों में नाइट्रोजन जमने लग जाती है, तो सर्दियों में हीलियम यूज होती है ज्यादा, और गर्मियों में बाकी नाइट्रोजन यूज होती है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि गाड़ियों के टायर में कौन सी होती है, तो गाड़ियों में हम एयर लेते हैं या कभी कभी हम प्योर नाइट्रोजन भी लेते हैं। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। हमारे ऑटो व्हीकल के टायर में भी कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन होती है। ऑटो व्हीकल्स टायर, गाड़ियों के टायर में भी पूछे तो भी नाइट्रोजन, एरोप्लेन के टायर में पूछे तो भी नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको याद रखना है, जो नाइट्रोजन गैस होती है वो चिप्स पैकेट में होती है, चिप्स के पैकेट में होती है। जो अंकल चिप्स, जो कुरकुरे, जो आप लेस खाते हैं, तो उसके अंदर कौन सी गैस होती है, तो वहां पर कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। तो आपको लिखना है इट इज फिल्ड इन चिप्स पैकेट, चिप्स के पैकेट में। और कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कौन सी बताई थी मैम ने, हाँ बताऊंगी। हैबर प्रोसेस क्या होती है, अभी रुको, अभी 10 मिनट में आएगा। हैबर प्रोसेस क्या होता है बताएंगे हम आपको। ठीक है, तो चिप्स के पैकेट में कौन सी भरी जाती है, तो भी आपको याद रखना है नाइट्रोजन। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है उसका उपयोग मैम ने क्या बताया था अभी, लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीज और एसी में भरी जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, फ्रीज और एसी में पूछी जाए तो कौन सी गैस, लिक्विड नाइट्रोजन। नेक्स्ट आता है, जो नाइट्रोजन होता है वो आइसक्रीम बनाने में काम आता है। आइसक्रीम बनाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है, बता सकता है कोई मुझे? लिक्विड नाइट्रोजन का तापमान बता सकता है कितना होता है? जल्दी से बताओ अगर किसी को पता है तो। जल्दी बोलो, मैं नहीं बताऊंगी, आपसे पूछूंगी। जल्दी बताओ, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर बताओ। मैं नहीं बता रही, मैंने लिख रही, लिख के मिटा दिया मैंने। तुम जल्दी बताओ लिक्विड नाइट्रोजन का, क्योंकि मैंने बताया है शायद एक बार, मुझे याद आ रहा है। गुब्बारे में नाइट्रोजन नहीं होती है, गुब्बारे में नाइट्रोजन नहीं होती है। किसने बोला गुब्बारे में नाइट्रोजन होती है? गुब्बारे में हीलियम होती है। नहीं बता रहे कोई? नो आइडिया? देवाशीष तुम तो बहुत क्वेश्चन पूछते हो, तुम्हें आइडिया नहीं है। तो लिक्विड नाइट्रोजन का तापमान होता है -78 डिग्री सेल्सियस, -78 डिग्री सेल्सियस। अरे लिक्विड नाइट्रोजन का -78 नहीं होता, वो तो सॉलिड CO2 का होता है। इसका होता है माइनस में 195 से लेकर -198 डिग्री सेल्सियस। -78 तो सॉलिड CO2 का होता है। गलत बता दिया मैंने, ठीक है।
बता देंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो नाइट्रोजन होता है वो कहाँ काम आता है। तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग, N2 गैस का उपयोग ब्लड बैंक में किया जाता है। पूछिए ब्लड को स्टोर कौन सी गैस में किया जाता है, तो लिक्विड नाइट्रोजन में किया जाता है। नाइट्रोजन गैस या कभी कभी लिक्विड नाइट्रोजन लिखा हुआ होता है, दोनों आप सही कर सकते हैं, तो ब्लड बैंक में यूज होता है। नेक्स्ट आपको पूछे कि जो हमारी डेड बॉडी होती हैं, उन डेड बॉडी को प्रिजर्व करके कौन सी गैस में रखा जाता है। तो डेड बॉडीज भी कहाँ रखी जाती हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में होती हैं, ताकि बदबू ना आए, ऑर्गन सड़े गले ना, तो भी कहाँ रखी जाती है, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखी जाती है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स अंग, या हमारी जो गैमेट सेल होती हैं, और गैमेट सेल क्या होती हैं, तो प्रजनन कोशिकाएं जो जनन में काम आती हैं। कब काम आती हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह कराने में, टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह करवाने में, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऑर्गन्स और गैमेट सेल को भी कहाँ, जैसे मान लो कोई भी एक पेरेंट्स हैं, तो उन्होंने अपना गैमेट सेल जो स्पर्म और ओवा है वो दे दिया, उनको टेस्ट ट्यूब बेबी चाहिए 1 साल बाद, तो उस गैमेट सेल की फर्टिलिटी डिक्रीज ना हो, तो उसको कहाँ रखा जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में। ऐसे ही हमारा ऑर्गन वगैरह जो लंग्स, किडनी, हार्ट वगैरह होते हैं, जो सड़े गले ना, उनकी मसल्स, मांस सड़े गले ना, वरना मांस से बदबू आने लग जाती है, तो उसको भी कहाँ रखा जाता है, तो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखा जाता है। जो डेड बॉडीज होती हैं उनको भी कहाँ रखी जाती हैं, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखा जाता है। हो गया। तो इतने सारे पॉइंट आपको नाइट्रोजन के बारे में याद रखने हैं। अब क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन का कंपाउंड कौन सा होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का कंपाउंड कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो वो अमोनिया गैस बनाता है। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो वो कौन सी गैस बनाता है, अमोनिया गैस। तो नाइट्रोजन का आपको एक कंपाउंड पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, तो अमोनिया, ठीक है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। इतने सारे क्वेश्चंस मैंने नाइट्रोजन के करवा दिए, जितने भी पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, सारे याद करना है। नाइट्रोजन का यौगिक कौन सा है, तो हमें यहां पढ़ना है NH3। हाँ, ब्लड बैंक में सोडियम ऑक्जिलेट तो क्यों यूज किया जाता है बेटा, सोडियम ऑक्जिलेट तो क्लोटिंग को रोकने के लिए किया जाता है, बट लिक्विड नाइट्रोजन आरबीसी WBC प्लेटलेट्स खराब ना हो इसलिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है NH3, जिसको बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अमोनिया गैस का अगर आपको लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना हो तो कौन सी प्रोसेस द्वारा किया जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए आपको बहुत ज़्यादा अमोनिया गैस बनानी है, तो वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा बनाई जाती है, हेबर प्रोसेस के द्वारा, हेबर्स प्रोसेस या हेबर विधि के द्वारा बनाई जाती है। अब हेबर प्रोसेस क्या होता है, तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि हेबर प्रोसेस क्या होता है, तो आपको बताना होगा कि हेबर प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो आपसे पूछे कि लैब में जो अमोनिया का प्रोडक्शन होता है वो कौन सी प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है, तो आपको बताना है हेबर्स प्रोसेस द्वारा, हेबर्स प्रोसेस द्वारा। हिंदी में क्या बोलेंगे, हेबर विधि द्वारा, हेबर विधि द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है EDTA यूज करते हैं। EDTA कब यूज करते हैं सर, आप किसके लिए बता रहे हैं, पहले बताइए मुझे। EDTA कब यूज करते हैं, आपने क्या पूछा है, क्या पूछना चाह रहे हैं आप, EDTA यूज कब करते हैं, किसका बता रहे हैं आप EDTA, जल्दी बताइए। EDTA किसको बोल रहे हैं आप, देखो NH3, NH3, तो NH3 इसकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहाइड्रल, ये भी होता है टेट्राहाइड्रल, NH3 की स्ट्रक्चर भी। तो हेबर प्रोसेस क्या होता है, ध्यान से सुनो, अमोनिया बनाने की प्रोसेस को हेबर प्रोसेस कहा जाता है। कैसे, दो गैस के द्वारा बनाई जाती है, N2 प्लस H2 गैस। N2 कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस, H2 कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस।
इन दोनों गैस को जब कांटेक्ट में लगाया जाता है और जब रिवर्स प्रोसेस करवाई जाती है, तो यहां पर किसका प्रोडक्शन होता है? अमोनिया का प्रोडक्शन होता है। और साथ में यहां पर हीट बोले तो उष्मा भी रिलीज होती है। अब आप इसको बैलेंस कर सकते हो, ये दो है तो ये ठीक, ये 3 आ जाएगा। इस रिएक्शन को कहा जाता है हेबर प्रोसेस। इस रिएक्शन को कहा जाता है हेबर प्रोसेस। ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, हीट। अब देखो आपसे यहां से कैसे क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहां से कि ये जो रिएक्शन है कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर क्या चाहिए होती है? ऊष्मा चाहिए होती है, मतलब हीट लगती है रिएक्शन करवाने में, उनको एंडोथर्मिक बोलते हैं। और एक्सोथर्मिक जहां से हीट निकलती है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? यहां से हीट निकल रही है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। और हिंदी में क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर है? अब दूसरा देखो, यहां से दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम लिया है, गैस का क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो ये किस रेशियो में लिया जाता है? ये किस रेशियो में लिया जाता है? ठीक है, देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होता है, इसका क्वेश्चन बहुत बार आता है, किस रेशियो में लिया जाता है? तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का गैस का जो रेशियो होता है वो 1:3 होता है। वो 1:3 होता है। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से, गैस का तो होगा वॉल्यूम ही होगा ना रेशियो। तो वॉल्यूम में अगर बोला जाए तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होता है, ये पहली कंडीशन होती है इस हेबर प्रोसेस की। हेबर प्रोसेस की पहली कंडीशन यही होती है कि जो वॉल्यूम होगा वो आपको 1:3 N2S2 लेना होगा। अब देखो नेक्स्ट इस रिएक्शन के लिए क्या क्या कंडीशंस लगती हैं, ये भी पूछा जाता है कि कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए इस प्रोसेस के लिए, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो यही है कि N2 और H2 का जो रेशियो होता है वो कितना होना चाहिए? 1:3। कैसे? तो बाय वॉल्यूम से होना चाहिए, आयतन से, बाय वॉल्यूम से होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि इसकी दूसरी कंडीशन क्या होती है? तो आपको यस मैम रेशियो वाला प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। हाँ मुझे बिल्कुल पता है, ये आरआरबी में भी पूछा जाता है और रेलवे में, हाँ ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि इनकी जो गैसेस का वॉल्यूम होता है वो किस रेशियो में लिया जाता है। इसकी सारी कंडीशन पूछी जाती हैं, जो जितनी मैं कंडीशन बताने वाली हूँ हेबर प्रोसेस की वो सारी की सारी पूछी जाती हैं। एक लड़का कह रहा है मैम बैलेंस करना सिखा दो। बेटा मैं मतलब बैलेंस करना सिखाऊंगी? अब मैं 10th क्लास में हो क्या, तुम बैलेंस करना नहीं सीखा था? चलो आखिरी क्लास में सिखा देंगे यार, अब तुम्हें सिखाऊंगी, बहुत सारे बच्चों को आता होगा, वो पक जाएंगे, वो सोचेंगे मैम क्या बता रही है। ठीक है, देखो दूसरा यहां पर क्या होता है, दूसरा यहां से क्वेश्चन आता है कि इस रिएक्शन को कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करवाया जाता है। यहां पर टेम्परेचर कितना रखा जाता है, तो आपको बताना है कि यहां पर जो टेम्परेचर होता है वो होता है 450 to 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 450 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अगर आपसे पूछे यहां पर टेम्परेचर बोले तो तापमान, अब आपसे पूछे प्रेशर कितना होता है, यहां पर प्रेशर बोले तो दाब, मतलब एटमॉस्फेरिक दाब कितना होना चाहिए। तो एटमॉस्फेरिक दाब होता है यहां से 200 से लेकर 900 एटीएम। एटीएम जो सोच रहे हैं वो वाला एटीएम नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला। वायुमंडलीय दाब कितना होना चाहिए? 200 से, हाँ इंजीनियर प्रदीप तिवारी आ रही हूं, मैं आ रही हूं, रुक जाइए, उसी पे आ रही हूं। तो प्रेशर कितना होना चाहिए यहां पर? 200 से 900 के बीच में। अब आते हैं नेक्स्ट यहां पर पॉइंट कि यहां पर इस रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है। इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है? कैटलिस्ट का काम क्या होता है? पहले मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट को हिंदी में कहा जाता है उत्प्रेरक। बोले ना कैटलिस्ट का काम क्या होता है, जल्दी से बताओ। कैटलिस्ट का काम, यहां पर कैटलिस्ट कौन सा होता है वो तो मैं बता दूंगी, आप तो मुझे बताओ कैटलिस्ट का काम क्या होता है, जल्दी बताओ काम क्या होता है। ओ, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, जल्दी बताओ। उत्प्रेरक का काम क्या होता है?
देखो मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं। कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना, जो रिएक्शन की रेट होती है उसको फास्ट करना, जो हमारी केमिकल रिएक्शंस की जो रेट होती है उसको इंक्रीज करना। ठीक है, तो आपको याद रखना उत्प्रेरक का काम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। और यहां पे कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, तो यहां पर फाइन पार्टिकल्स ऑफ आयरन, आयरन के बहुत छोटे छोटे एकदम फाइनली कट किए हुए आयरन के पार्टिकल्स यूज होते हैं। तो यहां पर आपको लिखना है कौन सा कैटलिस्ट यूज किया, आयरन। आयरन बोले तो Fe। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो हैबर प्रोसेस होती है उसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, तो आपको याद बताना है कौन सा कैटलिस्ट। एक होता है कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज। और एक होता है, देखो आप, मैं यहां पे 4 नंबर लिखा है, नीचे लिखूंगी दिखेगा नहीं, 5 नंबर में यहां लिख रही हूं। 5 नंबर पे आते हैं प्रोमोटर, प्रमोट करने वाले। किसको प्रमोट करने वाले, कैटलिस्ट को प्रमोट करने वाले, जो कैटलिस्ट की भी रिएक्शन को फास्ट कर दे, बहुत और ज्यादा इजी वे में ला दें कैटलिस्ट की रिएक्शन को। तो क्वेश्चन आता है कि यहां पर प्रमोटर कौन कौन से यूज होते हैं, इस रिएक्शन को प्रमोट करने वाले या कैटलिस्ट को प्रमोट करने वाले प्रमोटर कौन कौन से यूज होते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन। जो उत्प्रेरक होते हैं वो हमारी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, मैं फिर बता देती हूँ, एक बच्चा पूछ रहा है, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को कम ज्यादा दोनों, इंक्रीज डिक्रीज दोनों कंडीशन में ले जा सकते हैं। अगर रिवर्स रिएक्शन है तो आगे भी इंक्रीज और पीछे की साइड डिक्रीज भी कर सकते हैं। 2 ही होगा यहां पर, 3 6 तो सही तो है, यहां 2 यहां 3 सही तो होगा, यहां 2 है यहां 2 है। ठीक है, प्रमोटर कौन सा यूज होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निखिल गलत आंसर है, जल्दी बताओ इस रिएक्शन में प्रमोटर कौन सा यूज होता है। जो बताएगा उसको मैं एक चॉकलेट दूंगी, जल्दी बताओ। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो बताएगा उसको मैं एक चॉकलेट खिलाऊंगी। पुलेंद्र कुमार ने गलत आंसर दिया है। पुलेंद्र कुमार आप चॉकलेट मुझे देंगे अब। जल्दी बताओ यहां कौन सा प्रमोटर यूज होता है। अरे योगी विजय, मैंने इंग्लिश में बोला, तुमने हिंदी में लिख दिया। मैंने बोला है, क्या बोला मैंने योगी विजय, ध्यान से सुना करो। क्या बोला है मैंने कि फाइन पार्टिकल्स ऑफ आयरन, फाइन पार्टिकल का समझते हो, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स आयरन के, और उसी को क्या बोलते हैं, चूरन, चूरन बोलते हैं उसी को ही, लोहे का चूरन, यही तो बताया मैंने। चलो देखो यहां पर प्रमोटर 2 यूज होते हैं, कौन कौन सा, तो पहला होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और दूसरा यहां पर काम आता है क्या, किसी ने बताया है क्या, दूसरा यहां पर काम आता है मोलिब्डेनम, 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 हाँ एक बंदे ने बताया है सही, एम भी काम आता है यहां पर मोलिब्डेनम काम आता है। ठीक है, ये सारी कंडीशंस होती हैं किसके लिए, अमोनिया प्रोड्यूस्ड करने के लिए हेबर प्रोसेस में, और यही आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, यही एग्जाम में पूछी जाती हैं कंडीशंस ऑफ हेबर प्रोसेस। हेबर विधि की जो कंडीशंस होती हैं वो पूछी जाती हैं। चलो अब देखो, आपसे पूछे कि अगर हमें इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए अमोनिया का प्रोडक्शन करना हो, कौन सी प्रोसेस से करेंगे, हेबर प्रोसेस से। पूछे हेबर प्रोसेस क्या होता है, तो आपको बोलना है कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस का जब हम 1:3 वॉल्यूम लेते हैं, तो और कौन से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, आयरन की प्रेजेंस में, तो हमें किसका प्रोडक्शन होता है, अमोनिया गैस का, और साथ में क्या निकलती है, हीट। हीट निकली तो हमने इसको क्या रिएक्शन बता दिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बता दिया। नेक्स्ट आपसे इसमें कंडीशंस पूछे, तो पहली कंडीशन तो यही है 1:3 वाली। दूसरी यहां पे टेम्परेचर कितना, तो इतना, प्रेशर कितना, तो इतना,
अगर कैटलिस्ट पूछे, उत्प्रेरक पूछे, तो आपको बताइए फाइन पार्टिकल्स ऑफ आयरन। कभी कभी ऑप्शन में हो सकता है लोहे का चूर्ण, तो भी सही है। ठीक है, आपसे पूछे प्रमोटर, प्रमोटर क्या करते हैं? कैटलिस्ट को प्रमोट करने का काम करते हैं। कौन कौन सा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड या मोलिब्डेनम। और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है वो एज ए एंटा एसिड भी काम करता है, एक प्रति अम्ल की तरह भी काम करता है, एज ए एंटा एसिड भी काम करता है। ठीक है, एंटा एसिड की तरह भी काम होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसको कहा जाता है हेबर्स प्रोसेस, इसको कहते हैं हम हेबर विधि। एक लड़का बहुत दिनों से पूछ रहा था मैम हेबर प्रोसेस बता दो। नाइट्रोजन आपका कंप्लीट हो गया है, अब मुझे हाइड्रोजन स्टार्ट करना है, तो वो मैं अगली क्लास में स्टार्ट करूंगी, अभी नहीं करूंगी।